आज इस वीडियो में सीएमए फाइनल एचसीएम का जून 26 का पेपर सॉल्व किया जाएगा। बिफोर मैं स्टार्ट करूं कुछ डिस्क्लेमर्स दे दूं कि ये सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है बिफोर रिलीज ऑफ इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन। तो मैं अपने बेस्ट कैपेसिटी में आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, जिससे हो सकता है कि इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से थोड़ा कुछ मिसमैच हो रहा हो बिकॉज ऑफ सर्टेन अजम्पशंस। So if that is there and in any question you find that, please do let me know in the comments with the timestamp so that I can update myself as well as all others who are watching this video. They can also get aware about this. So with this, let's begin the full review of CMA Final SCM June 26. फ्रेंड्स, एज यू नो मी, मैं हूं सतीश सर। 19 साल होने जा रहे हैं अब सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड करते करते। जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे दिखते दिखते 2 डिकेड बीत गए। 2 डिकेड क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। तो इस जर्नी से स्टूडेंट्स के सारे प्रॉब्लम्स का इतना ज्यादा अच्छा आइडिया हो चुका है कि एसजीसी इंस्टीट्यूट का नाम हमने फुल फॉर्म बना दिया है स्टूडेंट जैसा चाहे इंस्टीट्यूट, कि उनको जो चीज चाहिए वो सब यहाँ मिल सकता है। हमारे यहाँ पर हम सीएमए फाइनल का एससीएम, एसएफएम, एसपीएम, बीवी पढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑडिट की तैयारी चल रही है, जल्दी लॉन्च होगा। और इंटर का कॉस्ट, एमए, एफएम और ओएम पढ़ाते हैं। और बाकी और सारे सब्जेक्ट्स का हमारे जो इंडिया भर के बेस्ट फैकल्टीज है उनसे एसोसिएशन है, जिनकी क्लासेस सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। एसजीसी इंस्टीट्यूट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर आपको बहुत सारे एडिशनल सपोर्ट सिस्टम देते हैं, जिसके कारण आपका ये सफर और इजी हो जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसी तरीके का एक उपलब्धि से, विच इज पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्विंग हम लोग एक तो एग्जाम खत्म होते ही, एग्जाम के दिन ही कुछ एक वर्जन ले आते हैं जिसमें एमसीक्यू और ओवरव्यू बता देते हैं, और एक इस तरह का फुल वीडियो आपको देते हैं जिससे कि आपको पूरा पेपर का डिटेल समझ में आए। और ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये आप पिछला जितना पेपर्स है सबका जाके हमारे यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उधर भी चेक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे एससीएम का, उनको सारा पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अपने से सॉल्व करने के बाद इससे मिला लेना भी एक अच्छा सॉल्यूशन माना जाएगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू नो, एमसीक्यू आता है। तो व्हाट इज द एमसीक्यू अबाउट? LDT manufacturer is evaluating its research and development programs for the upcoming year. The 4 products under consideration all appear to offer favorable profitability if they can be carried out successfully. But due to budget constraint, one can be launched. The following information is relevant. So आपको 4 प्रोडक्ट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कमर्शियली और टेक्निकली, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है। Which product should be launched, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया जा रहा है और बोल रहे हैं विच प्रोडक्ट शुड बी लॉन्च, तो कौन सा प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो इसका आंसर के लिए इस प्रॉफिट को आप दोनों प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा उसमें से जो हाईएस्ट आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आंसर आ रहा है जैसे हाईएस्ट 4.8, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट P02। अब चक्कर क्या है, एग्जाम हॉल में जब इक्वेशन पहली बार दिखते हैं तो दिमाग घूमता है और दिमाग कहता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही दिया हुआ है, मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी के से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ होगा। तो अगर उससे देखोगे तो आपको लगेगा सबसे ज्यादा इसमें है, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट 4 सेलेक्ट होना चाहिए। तो अब इसमें सही क्या है ये तो इंस्टीट्यूट ही बताएगा। हमारे हिसाब से लग रहा है हमें कि जब प्रोबेबिलिटी दिया है तो उसको यूज करें और इससे मल्टीप्लाई करें, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी से ये हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ऐसे भी सोचा जा सकता है ना कि एक प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल है जब वो दोनों एंगल से वायबल है। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी लेना है, मतलब तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। दोनों लेना होता है तो मल्टीप्लाई होता है, दोनों में से किसी एक को लेना है तो प्लस होता है। प्रोबेबिलिटी की दुनिया का यही साइंस है। तो कब एंड होगा कब और होगा ये आपको पता चल जाता है। समझ गए? नेक्स्ट, अ कंपनी हैज अ ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेल्स आर 3,20,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दैट लेवल ऑफ सेल्स आर 2 लाख। तो सेल्स मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट मालूम है।
हाउ मच वुड पीवी रेशियो इंक्रीज और डिक्रीज इफ वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ड्रॉप्ड बाय 30,000। तो पहले करंट का पीवी रेशियो निकाला 37.5% आया, फिर वेरिएबल कॉस्ट को ड्रॉप कर दिया तो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो नया पीवी रेशियो आ गया 46.875। दोनों का डिफरेंस से आपका पीवी रेशियो इंक्रीज होकर निकल आया 9.375। तो आंसर इज बी। थर्ड, a firm has a fixed cost of 1 lakh and a break even sale of 8 lakh. What is the projected profit at 12 lakh sales? So ये भी बहुत सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है। सो फिक्स कॉस्ट आपको दे रहे हैं 1 लाख, ब्रेक इवन है 8 लाख, तो पीवी रेशियो आ सकता है इससे। आप कुछ भी दिमाग लगा के कर सकते हैं, पीवी रेशियो से आ सकता है। प्रॉफिट चाहिए अपने को 12 लाख का सेल्स के ऊपर, तो पहले यहाँ पे पीवी रेशियो आ गया 12.5%, फिर सेल्स 12 लाख मालूम है तो पीवी रेशियो से कंट्रीब्यूशन आ गया 12 लाख इंटू 12.5% करके, फिर फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा तो प्रॉफिट निकल आया 50,000 इज द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आया है, ये हम लोग क्वेश्चन बैंक यदि सॉल्व किया एमसीक्यू का, जो कि सब यूट्यूब पे दिया हुआ था, वो अगर आप सॉल्व किए हुए हैं तो डेफिनेटली ये सेम क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बोल रहा है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू प्लेस 2895 परचेज ऑर्डर एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 110,010। These costs are expected to occur at a constant rate throughout the budget year, which is divided into 13 4-week periods. During the 4-week period ended on 30th September, a total of 210 purchase orders were placed at a cost of 7650. तो ओवर रिकवरी आपको पूछा जा रहा है, तो ओवर रिकवरी निकालने के लिए पहले निकालना है स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल ड्राइवर्स। सो ये जो रेट है बजट का, ये 2895 का है, तो एक्चुअल में कितना है 210, उसके लिए स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल ड्राइवर्स क्या आएगा वो लिया, माइनस एक्चुअल कॉस्ट किया। अगर डिफरेंस फेवरेबल आ रहा है तो ये पार्ट एब्जॉर्ब है और ये एक्चुअल है, तो डिफरेंस फेवरेबल आ रहा है मतलब ओवर एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पे तो लिख ही दिया ओवर एब्जॉर्ब कर आना है, ओवर एब्जॉर्ब ही पूछ रहा है, तो जो आ रहा है वो ओवर एब्जॉर्ब ही है, तो आंसर इज 330। फेवरेबल मतलब 330 ओवर एब्जॉर्ब। तो एक तरह से एबीसी के साथ वेरिएंस वाला जो पोर्शन है वो पूछा गया। नेक्स्ट, फिर ये जो है ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही पूछ लिया है। इसमें क्या बोल रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज 8, एक्चुअल रेट इज 8.4, standard hours allowed for actual production is 2000, labor efficiency variance is 1600, so what were the actual hours worked? So आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अगर 1600 एडवर्स है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स यदि आप लेकर इनटू स्टैंडर्ड रेट करेंगे तो 1600 एडवर्स मतलब माइनस 1600 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट करके माइनस 1600, माइनस नहीं बैठाया तो रॉन्ग हो जाएगा, एडवर्स है ना तो माइनस बैठाना जरूरी है। सो स्टैंडर्ड आवर 1 यूनिट का आपको बता दिया है, सॉरी टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन का बता दिया 2000, ठीक है ये 2000 है, और उसके बाद एक्चुअल आवर्स हम लोग को निकालना है, स्टैंडर्ड रेट मालूम है 8, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं यदि तो एक्चुअल आवर निकल के आ रहा है 2200, ठीक है। और कैसे क्रॉस चेक हो जाता है, जब वेरिएंस एडवर्स है तो एक्चुअल में आवर्स ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे क्रॉस चेक कर लो। तो ये भी एमसीक्यू बैंक का ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एमसीक्यू बैंक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, इस बार के एमक्यूपीज जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आए थे उसमें ये देखने को मिला कि नॉर्मल सा क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का होता है उसका कोई बेसिक वर्जन 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में पूछ लिया, और वो चीज इस बार यहाँ पे भी देखने को मिला। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट की तरफ से क्वेश्चन आया था असाइनमेंट का 3x3 का सॉल्व करने का, तो वैसे यहाँ पर भी दे दिया, फिगर चेंज कर दिया। 3 आइटम है, 3 वेंडर है, बोल रहा है मिनिमम टोटल कॉस्ट करने के लिए हम लोग कैसे असाइनमेंट करें। तो नॉर्मल सम्स की तरह आपको सॉल्व करना है जी, और क्या कैसे करें, नॉर्मल सम्स की तरह सॉल्व करना है। पहले चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, फिर रो ऑपरेशन किया, कॉलम ऑपरेशन किया, एडजस्टमेंट किया, बॉक्सिंग किया, और ऑप्टिमम असाइनमेंट निकाल डाला। तो ऑप्टिमम असाइनमेंट में जो मिनिमम कॉस्ट आया, जैसे एक यहाँ पे आया तो 240 आया, दूसरा यहाँ पे आया तो 280 आया, तीसरा यहाँ पे आया तो 250 आया, तीनों जोड़ के हम लोगों का 770 आया। ओके, तो 770 इज द आंसर। नेक्स्ट, तो ये हो गया असाइनमेंट का काम। नेक्स्ट है सिमुलेशन। ओके, तो इसमें दिया हुआ डिमांड 0 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी रैंडम इंटरवल्स आपको दिया हुआ है बनाकर। अब सिमुलेशन का भी देखो पूरा प्रॉपर सम जैसा दे दिया, होता है ऐसा कभी, बट हो रहा है। मतलब आपको कितना लेवल ऑफ एक्सपर्टीज अपने कॉन्सेप्ट पे डेवलप करना है कि आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी 2-2 मार्क के लिए करके दिखाना है। 4 दिन का ही करना है, और
ये 4 रैंडम नंबर दिया हुआ है, एवरेज डिमांड ओवर 4 डेज बताना है। तो हमने क्या किया, रैंडम इंटरवल दिया हुआ है तो हम लोग को सेट नहीं करना पड़ा। अब 14 का रैंडम इंटरवल से डिमांड चूज कर लो, 1 आ रहा है, 14 से 1 आ रहा है, 67 से क्या आ रहा है, 67 से 3 आ रहा है, फिर 85 से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 33 से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो सब जोड़ के क्या आ रहा है, सिमुलेटेड डिमांड 10 आ रहा है, और एवरेज करे तो 2.5 आ रहा है, तो 2.5 इज द आंसर। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन लर्निंग कर्व से दिया गया है और वो भी अगेन एमसीक्यू बैंक में था। रॉस हैज डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट एंड जस्ट कंप्लीटेड द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। If the first unit took 4 hours to manufacture and the first 4 units together took 11.56 hours to produce, the learning curve rate would be। तो अगर फर्स्ट का आपको टाइम पता चल चुका है, वो है 4 और फर्स्ट 4 का 11.56, तो उसको एवरेज कर दिया जाए तो पर यूनिट आ रहा है 2.89। 2.89 को लेके एक इक्वेशन बना दिया जाए विच इज इक्वल टू 4 इंटू आर, यानी 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2.89, तो आर का वैल्यू आ रहा है 0.85। ओके, नेक्स्ट, ये जो है देखो आपका डेटा एनालिटिक्स वाला जो चैप्टर है उससे आ गया है। क्विक बुक्स क्या है, अगर आपको क्विक बुक्स चलाना नहीं आया तो आप ऐसे कंपनीज जो फॉरेन के अकाउंटिंग आजकल कर रहे हैं और सीएमए को हायर कर रहे हैं, आपको उधर जॉब नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू हैव जॉब अपॉर्चुनिटी इन those companies which are doing foreign accounting, QuickBook is a mandatory software to learn. It is primarily used for what purpose? Accounting and financial management. Next, ये आपका इंट्रो टू एससीएम से आ गया। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, जहां पर आपका डिमांड आप नया तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, नो। बीट द कंपटीशन, नो। ये सब रेड ओशन में होता है। मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, यस। मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, नहीं। वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में होता है। नेक्स्ट, द हायर द एक्चुअल आवर्स वर्क, ये सब जो है एमसीक्यू लिख रहा हूं बगल में, मतलब एमसीक्यू बैंक में ये पूछा गया है, मतलब सॉल्व करा दिया गया था। ये सब वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं वो मेरे को मत बोलने आइए। आपको एक दिन का डिवोशन देना पड़ेगा और जितना एमसीक्यू बैंक है जिसका मैंने वीडियोस यूट्यूब में डाला हुआ वो सब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द हायर द एक्चुअल आवर्स वर्कड, तो उससे क्या होगा, हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन है। A Kanban is a visual signal that indicates that it is time to replenish stock and possibly reorder. In which of the following this is referred to? तो इसमें बड़ा असमंजसता होता है कि इसका हम क्या आंसर करें। तो कई बार जब असमंजसता होता है तो कोई भी आंसर तो करके आना ही पड़ता है। जेआईटी सिस्टम्स होगा कि जेआईटी स्ट्रेटजी होगा कि बोथ ए एंड बी होगा, तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज जेआईटी सिस्टम। तो क्या है ना कि ये जो ऑप्शन है ये बहुत क्लोज लगता है कि ए और बी मार्क कर दे, जेआईटी से जुड़ा हुआ है तो स्ट्रेटजी में कि सिस्टम्स में। अब क्या है ना, इंस्टीट्यूट मैट में अगर आप जाके देखोगे तो जेआईटी स्ट्रेटजी में ये बात नहीं लिखा है, जेआईटी सिस्टम में ये बात लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर सिस्टम में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में रिव्यू किया था तो मैं एक बार जेआईटी सिस्टम और स्ट्रेटजी दोनों मार्क कर दिया था, या शायद स्ट्रेटजी मार्क कर दिया था, याद नहीं है, ठीक है। बट क्लियर है कि इंस्टीट्यूट वर्डिंग्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मे नॉट बी सक्सेसफुली अप्लाइड, तो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से आया। कहां पे अप्लाई नहीं होगा ये बताना है, तो कहां पे अप्लाई नहीं होगा वो बताना है। ऐसा जगह जहां पर बोल रहे हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस है, ईच ऑफ विच मैन्युफैक्चर सेम सेट ऑफ प्रोडक्ट्स विद सेम फैसिलिटी, तो यहाँ तो अप्लाई हो जाएगा। In the number of entities in the same industry bound by a trade association, bounded by say trade association in the same industry, तो अप्लाई हो जाएगा। Number of units across different geographical location manufacturing one or more of a given set of products, तो इसमें भी अप्लाई हो जाएगा कि गिवन सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है। इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम कंपनी, ईच ब्रांच मेकिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट यूजिंग अ यूनिक प्रोसेस, तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, बीपीआर से क्वेश्चन आया, मेजर रिस्क क्या है इसको इंप्लीमेंट करने में, ओवर डिपेंडेंस ऑन आईटी है कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट प्राइस है कि रिड्यूस मार्केट शेयर है कि एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज है, तो इसका आंसर है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज। So BPR is not always about IT, it's about basically a shift in the normal way of working. It is not just about increase in price, it can also lead to decrease in price, it can lead to increase in market share, but employee resistance to change का एक बड़ा प्रॉब्लम उधर है। लास्टली 15 नंबर क्वेश्चन में टारगेट कॉस्टिंग से आया है और एकदम इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोल रहा है कि कंपनी 40,000 सेल कर सकता है एट 60 रुपीज ईच, डिजाइन और डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा 40 लाख,
कंपनी का इच्छा है 15% ROI कमाने का, तो टारगेट कॉस्ट क्या होगा? तो टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, टारगेट प्राइस इज 60, टारगेट प्रॉफिट इज 40 लाख का 15% डिवाइडेड बाय 40,000, द आंसर इज 15, तो रिजल्ट इज कमिंग 45. गॉट इट? सो दिस वे टारगेट कॉस्टिंग हैज बीन आस्क्ड इन दिस एग्जाम. तो इसके साथ एमसीक्यू डिस्कशन खत्म हो गया. कितना ही देर लगा? 18 मिनट्स अप्रॉक्स. 18 मिनट्स में भी 2-3 मिनट तो मेरा भाषण था, तो और भी कम लगा, 15 मिनट से भी कम. बट एग्जाम में क्या 15 मिनट लगेगा? नहीं, बहुत ज्यादा लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा. तो ये पेपर सॉल्यूशन खाली यदि आप देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा. उनको ही देखना है जिसका सॉल्व एक बार हो गया है. आपको अपने से सॉल्व करना है ये पेपर, तब आपको इसका डिस्कशन का महत्व समझ में आएगा. समझ गए? खाली पेपर सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा. तो वो बात हो गई कि मेरे को स्विमिंग सीखना है और मैं लोगों को रोज स्विमिंग करते देखता हूं, बट कभी स्विमिंग नहीं करता. आप स्विमिंग सीख जाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे. आपको अपने से मेहनत करना पड़ेगा. समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है. हर बार 2 नंबर में ही बैठ के आता है, बड़ा सारा क्वेश्चन आता है. इस बार भी आया, बट मजे की बात क्या है कि ये क्वेश्चन आपके जून 24 या 23 में कोई एग्जाम में आया था. मतलब रिपीट क्वेश्चन है. जून 24 में आया था शायद. अगर आप जाके देखेंगे तो मिल जाएगा. जून 24. अगर मैं भी अपने रिकॉर्ड में जाके देखूं तो मिलता है क्या? यस, मिल गया. देखो ये पेपर जून 24 का था जो मैंने सॉल्व किया था. उसमें ये सेम क्वेश्चन आया था. एंड यस, इट इज द सेम क्वेश्चन. और फिगर भी क्या है? सेम है. इंटरेस्टिंग. बस कंपनी का नाम चेंज है. 900 170. अब देख रहे हैं? 900 170, 600 180. तो इधर क्या है? इधर है 600 180. सेम है. तो बस वो गोरा, ये काला है. सो फनी. सो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप का क्वेश्चन है. तो इसका प्रोसेस क्या होता है सम करने का, मैं आपको समझा देता हूँ. ऐसे क्वेश्चन को पहले तो ये देख लेना है कि आपके हाथ का है कि नहीं. तो पेपर रिव्यू, पेपर जब एग्जाम देने जाते हैं ना, तो पुराना सारा पेपर सॉल्व करके जाते हैं. पता चलता है उससे भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है. तो जैसे अगर आप इस एग्जाम को दिए होते और पुराना पेपर सॉल्व करके गए होते, तो आपको ये क्वेश्चन एकदम भी अलग नहीं लगता. एकदम सेम टू सेम वही आ गया ना. तो अब इसको करने का अप्रोच क्या है कि क्वेश्चन देख के समझ आया क्या ये आपको आता है कि नहीं आता. अगर आता है, क्लिक कर गया है और अच्छे से आता है, तो पहले करना है. यानी ए कैटेगरी में मार्क कर लेना है इसको और सबसे पहले कर सकते हो. और अगर लगता है कि नहीं ट्राई करेंगे तो शायद हो जाएगा, तो उसको बाद में करेंगे. फिर पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो बहुत अच्छे से आता है. अब मान लो इसको स्टार्ट करना है, तो पहले रिक्वायर्ड को ठीक से पढ़ लो. क्या पूछा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ MH100 MH200. फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बिटवीन मैन्युफैक्चर्ड MH100 एंड परचेज MH100. फिर कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट MHT शुड मैन्युफैक्चर और एंड और परचेज टू मैक्सिमाइज ऑपरेटिंग इनकम. तो पहला 2 पार्ट में सब कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरह का पूछ रहा है. तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो, या प्रॉपर पार्ट ए बना सकते हो, जिसमें पार्ट 1 बना सकते हो, जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है. तो यहाँ पर MH100 का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है. वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट है. उसका रेट 100 रुपया पर आवर है, तो आवर्स ले लिया, 1.5 आवर पर यूनिट. फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है. ये ध्यान नहीं पड़ता है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को वेरिएबल समझे कि फिक्स समझे. गिवन है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो टोटल है. फिर मार्केटिंग एंड एडमिन है, तो ये भी टोटल है. ओके. फिर ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट है विच इज 170. अब आगे क्या बोल रहा है? MHT लिमिटेड कैन सेल एडिशनल 3000 यूनिट्स ऑफ MH100 if it can outsource those additional units. MHT Limited can sell additional 3000 units of MH100 if it can outsource those additional units. तो अभी 5000 हम लोग बेच रहे हैं और 3000 का काम कर सकते हैं, बट बनाने का शक्ति नहीं है. बनाने का शक्ति समझ में आ गया. 5000 टू 1.5 करेंगे तो कैपेसिटी 7500 आ रहा है. शायद वही हाईएस्ट कैपेसिटी लेवल है. फिर रेक्स लिमिटेड, a supplier of quality product, has agreed to supply up to 6000 units of MH100 per year at a price of 650 per unit delivered at MHT's factory. तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों को रेट दे रहा है. अगर हम परचेज करेंगे तो 650 में वो डिलीवरी कर देगा. फिर हम लोग को पता चल रहा है कि MHT can use its facility to produce an alternate product MH200. It can sell up to 12,000 units annually. उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है. सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखा 600, मटेरियल देखा, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज है 100 पर आवर के हिसाब से, तो पर यूनिट हो गया 0.5. फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट फिर से दिया हुआ है, मार्केटिंग एंड एडमिन दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग इनकम आया. फिर अदर इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ऑपरेशन ऑफ MHT लिमिटेड इज एज फॉलोज. MHT लिमिटेड यूजेस मशीन आवर्स एज द बेसिस फॉर असाइनिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. फिक्स्ड ओवरहेड इज 3 lakhs. द कॉस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन. तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में बोल रहा है फिक्स पार्ट 3 lakhs का है. तो अभी वो मशीन आवर के बेस पे असाइन हो जाता है. तो मशीन आवर टोटल कितना यूज हो रहा है अभी?
5000 इंटू 1.5 7500, तो पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड हो गया 3 lakhs बाई 7500, तो इससे वर्किंग नोट हो गया। तो इसके बेस पे वेरिएबल ओवरहेड आपका निकाला जा सकता है जो कि इसके अंदर छुपा हुआ है। फिर वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिन का फिगर ही दे दिया कि MH100 मैन्युफैक्चर करेगा तो इतना, परचेज करेगा तो इतना, और MS200 मैन्युफैक्चर करेगा तो इतना। फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट फॉर द करेंट ईयर है 6 lakhs। सो असेस करना है कंट्रीब्यूशन पर नेट ऑफ MH100 एंड MH200, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और फिर कंट्रीब्यूशन बिटवीन परचेज MH100 एंड मैन्युफैक्चर्ड MH100 कंपेयर करना है। तो फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर हमने निकाला, देखो ये आ रहा है 40 रुपीज पर आवर। कैसे आया आपको समझ में आ रहा है? 3 लाख बाई 1.5 इंटू 5000। फिर MH100 का वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना रहा होगा, तो फिक्स पार्ट हो गया 40 पर आवर के हिसाब से, 1.5 आवर का 60 तो 120 आया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड MH200 का 60 माइनस 40 इंटू 0.5 कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है 40। ठीक है, तो ये हम लोगों का MH100 और MH200 आ गया। सेकेंडली हम लोगों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वर्किंग करना है, तो मैंने 3 कॉलम बना लिया, MH100 का मैन्युफैक्चर, परचेज और 200 MH का। सेलिंग प्राइस कॉपी कर दिया, मटेरियल का कॉपी कर दिया, यहाँ पे परचेज प्राइस डाल दिया, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में वो डाल दिया, मैन्युफैक्चरिंग का जो नोट नंबर 1 में ब्रेकअप निकाला उसके हिसाब से डाल दिया, और मार्केटिंग का जो ऊपर इंफॉर्मेशन में दिया होता वो छाप दिया, तो इससे निकल आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, 350, 210 और 250। सो 350, 210 और 250 अगर हम पुराने वाले सॉल्यूशन से भी क्रॉस चेक करें तो उसमें भी ये किया होगा मैंने 350, 210, और यहाँ पर फिगर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कुछ और है। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो वो 35 वेरिएबल ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग का पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि ICMI ने एक सॉल्यूशन जो दिया था इसका उस समय, उसमें एक चीज यूनिक कर दिया जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए, बट वो क्या था वो मैं समझा देता हूँ। कि जैसे अपने यहाँ पर जो वर्किंग की है ये कैसे की है, 40 रुपीज रेट निकला हुआ है, तो MH200 के लिए वही हाफ आवर लगेगा, तो 40 इंटू 0.5 किया 20, 60 माइनस 20 किया तो 40 आ गया, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम लोग ये MH200 मान लो अगर ये MH200 हम लोग अगर ब्रेकअप करके दिखा रहे होते तो एक और तरीका हो ही सकता है। 3 लाख बाई इसका मैक्सिमम यूनिट्स कितना बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ना 12,000। 3 लाख बाई कितना यूनिट्स बनेगा यहाँ पर 12,000, तो 3 लाख बाई 12,000 अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 3 लाख बाई 12,000 करने से यहाँ पे 25 आ रहा है, तो ये 35 हो जाएगा। तो लास्ट टाइम ICMI ने ये सॉल्यूशन दिया था इन जून 24। तो इट्स बेटर कि आप एग्जाम में फिर यही करोगे तो ही नंबर मिलेगा, अगर आप अपना बुद्धि लगाओ नंबर नहीं मिलेगा। अब बात आप समझो कि वो क्यों ऐसे कर रहा है, 3 लाख बाई 12,000 क्यों कर रहा है, क्योंकि जब आप 12,000 बना रहे तो कितना आवर यूज हो रहा है, 12,000 बना रहे तो कितना आवर यूज हो रहा है, 6,000 यूज हो रहा है। ठीक है, तो 6,000 आवर्स में अगर आप बांटोगे, 6,000 आवर्स में आप बांटोगे तो 6,000 इंटू 40, 2,40,000 ही अपोर्शन हुआ ना, तो 60,000 अपोर्शन ही नहीं हुआ। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि मैं पूरा 3 लाख को 12,000 में डाल दूंगा, 12,000 आवर्स में नहीं डाल के यूनिट्स पे डाल दूंगा, क्योंकि मैं तो और कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहा हूँ, तो पूरा 3 लाख इसी 12,000 यूनिट से रिकवर करूंगा। तो उस लॉजिक से ये ठीक भी है, क्योंकि उन्होंने ऐसे सोचा। हमने ये सोचा कि जब 7,500 घंटा है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 5,000 इंटू 1.5 घंटा करके 7,500 घंटा है, वो 7,500 घंटा जब हम MH100 को दे रहे थे तो MH100 हम पूरा कैपेसिटी MH100 को ही दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, सारा आवर्स यूज हो रहा है, तो सारा आवर्स यूज हो रहा है तो 40 पर आवर करो या फिर आप 3 लाख बाई 5,000 यूनिट्स कर लो, तो बात तो बराबर ही होगा ना, तो डिफरेंट तो होगा नहीं। तो 3 लाख बाई अगर आप 40 क्या बोलते हैं 3 लाख बाई 5,000 करोगे 60 आएगा, और ऐसे भी 60 आ रहा है 40 इंटू 1.5 करके भी, क्योंकि सारा आवर यूज हो रहा है। बट सेकेंड केस में ये माना जा रहा है कि जब MH200 बन रहा है तो उसके साथ कुछ और नहीं बन रहा है, तब 3 लाख बाई 12,000 आप कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें ऑप्टिमम मिक्स पता नहीं है कि हम वाकई में सारा रिसोर्स सिर्फ MH200 को ही देने वाले हैं, क्या हम आइडल आवर्स को यूज नहीं करने वाले हैं, ऐसा हमें अभी मालूम नहीं, हम तो अभी तक एंड तक गए नहीं। अगर हम एंड में ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हम सारा का सारा आवर्स
MH200 को ही देंगे या आइडल रखेंगे, तो हम इस तरह से फिक्स्ड ओवरहेड सारा MH200 को दे सकते हैं। बट यदि वो बचा हुआ आवर्स से हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो हम उस काम में भी फिर फिक्स्ड ओवरहेड डाल ही सकते हैं ना। उस लॉजिक से ये वाला चीज सही नहीं है। मतलब अगर आप ये श्योर हैं कि सारा आवर्स से सिर्फ MH200 ही बनेगा और MH200 जब बनेगा तो कुछ और नहीं बनेगा, तब ये ठीक है। बट बचा हुआ समय में कुछ और बन सकता है, तब ये ठीक नहीं है। अंडरस्टूड? सो इंस्टीट्यूट क्या सही मानेगा? शायद जो वो किया हुआ है पहले वही सही मानेगा। मेरे नजर में क्या सही है? मेरे नजर में आवर वाला जो किया हुआ चीज है वही सही है। तो मैं अपने हिसाब से किया हूं, इंस्टीट्यूट के हिसाब से यहाँ पर हो सकता है आपको 35 मिलेगा और इंस्टीट्यूट के हिसाब से हो सकता है यहाँ पे 255 मिलेगा। तो वो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा आपको, क्या आया है नहीं आया, मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर आप जो बोले वही किया इंस्टीट्यूट ने। नहीं सर, इंस्टीट्यूट ने अपने आप को बदल लिया और उन्होंने जो आप सिखा रहे थे वैसा कर लिया। क्या होगा वो मैं नहीं जानता। बट एनीवे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट असेस करो, मैन्युफैक्चर में ज्यादा है कि परचेज में ज्यादा है, तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चर में ज्यादा है, तो मैन्युफैक्चर को प्रेफर करेंगे। फिर आपको अगर पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऑप्टिमम मिक्स क्या है, तो MH200 हमें ज्यादा इनकम दे रहा है कि MH100 दे रहा है, तो उसका जजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों का आवर्स यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है। हमारे पास तो आवर्स 7500 ही है ना, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर निकाला, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर यहाँ 233 आ रहा है, यहाँ पे 500 आ रहा है, तो पहले आवर्स अपना MH200 को देंगे। और MH200 के लिए हमारे पास 12,000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, तो 6,000 आवर्स हम दे देंगे। बचा हुआ आवर्स देखो हम आइडल नहीं छोड़ रहे हैं, उस बचा हुआ आवर्स से हम फिर MH100 बना ले रहे हैं जितना बन पा रहा है, और फिर बचा हुआ जितना डिमांड है MH100 का वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जितना अलाउड है दैट इज मैक्सिमम इज 6,000। तो ये मैंने अपने हिसाब से सजाया, और मेरे हिसाब से सिंस आइडल कैपेसिटी MH100 में काम में आ रहा है, तो फिक्स्ड ओवरहेड जो मैंने किया हुआ था वो सही है, ICMA के हिसाब से जो किया वो सही नहीं है। बट नंबर किससे मिलेगा वो मेरे को नहीं पता। ओके, तो ऑप्टिमम मिक्स सज गया, फिर यहाँ पे ही सम्स खत्म हो जाता है हिसाब से। बट मैंने एक स्टेप और आगे किया कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो वो कैसे निकालना है। तो जितना यूनिट्स जिसका जो बना रहे हैं वो लिखा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा, और आप टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे, लेस फिक्स कॉस्ट कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं भरा नहीं हूँ क्योंकि पूछा नहीं था, तो एक्स्ट्रा मैं समझा दिया कि अगर ये आता तो कैसे करना है। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, दिस इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग। इट्स अ फिक्स स्पेस फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। हर बार ट्रांसफर प्राइसिंग से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 3A में ही होता है। क्या पूछा है इस बार, चलो क्वेश्चन को पढ़ के पहले सजा लेते हैं, एक ट्री जैसा डायग्राम बना लेते हैं। ग्लोबल मल्टीनेशनल लिमिटेड इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड लाइंस with each division operating as a separate profit center. Each division has full authority to decide on sale of division output to outsiders and to other division. Division DX had always purchased its requirements of component from division DZ. तो ये क्या हो रहा है, X के बाद Z है ऐसा नहीं है, Z से खरीदा जा रहा है X में, तो Z is the transferor, X is the transferee. But when informed that division DZ was increasing its price to 150, manager of DX decided to look outside for suppliers. Division DX can buy from outside at 135, but Division DZ refuses to lower its price in view of its need to maintain return on investment. The top management has the following information. DX annual purchase of component is 1000 units. DZ's variable cost is 120. DZ's fixed cost is 20. Required is from viewpoint of the company as a whole, analyze and assess the following situation. सबसे पहले सिचुएशन क्या है, पहले वो ठीक से समझने के लिए हमेशा एक ऐसा डायग्राम बनाना है कि कंपनी है, उसका ट्रांसफरर है DZ, ट्रांसफरी है DX, DX बाजार से भी खरीद सकता है, ट्रांसफरर बोल रहा है मैं 150 पे ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफरर का वेरिएबल कॉस्ट है 120, फिक्स कॉस्ट है 20। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको पढ़ के क्रैक करना है खुद से। और DX एनुअली परचेज करेगा 1000, तो इसका रिक्वायरमेंट कितना यूनिट्स का है, 1000 यूनिट का है। अब क्वेश्चन में अब क्या पूछा समझ में आ जाएगा, बोल रहे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, विल द कंपनी एज अ होल बेनिफिट इफ डिवीजन DX बाइज द कंपोनेंट एट 135 फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। सो घर में बन जाता है 120 में, बाजार में आ रहा 135 में, तो कंपनी को लॉस हो जाएगा अगर ये बाहर से खरीदा गया तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है, घर का कॉस्ट 120, परचेज प्राइस सेव हो जाएगा 135, सेविंग्स टू द कंपनी 15,000 यूनिट्स है तो 15,000, तो देयरफॉर आप डिसीजन देंगे ट्रांसफर शुड टेक प्लेस, मतलब बाजार से नहीं खरीदना है, मतलब DZ शुड नॉट, क्या बोले, DX शुड नॉट बाय फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 क्या बोल रहा है, इफ डिवीजन DZ डिड नॉट प्रोड्यूस द मटेरियल फॉर डिवीजन DX,
it could use the facilities for other activities, resulting in a cash operating savings of 18,000. Should DX purchase from outside sources? तो अगर DZ प्रोड्यूस नहीं किया तो वो अपना 18,000 कमा लेगा। तो अब क्या DX को बाजार से खरीदना चाहिए? तो बाजार से खरीदता 15,000 बचा रहा था, बाजार से खरीद रहा था तो 15,000 कंपनी का नुकसान होता, बाजार से खरीदने से 15,000 का कंपनी का नुकसान होता। ठीक है, तो अब अगर बाजार से वो खरीद ले, कंपनी का 15,000 का नुकसान हो जाएगा, यही तो होगा। और घर में डीजेड जो है वो 18,000 कमा लेगा। तो अगर घर में वो 18,000 कमा लेगा, बाजार से खरीद के 15,000 नुकसान हो जाएगा, तो भी कंपनी में नेट 3,000 बचेगा। तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है वही खेला है। तो वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू ट्रांसफर है इसका 120, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आ रहा है डीजेड में, क्योंकि वो 18,000 कमा सकता है तो 18 रुपीज, तो नेट कॉस्ट हो गया 138, बाजार से सेविंग्स है 135। अगर कंपनी के लिए फिर भी ट्रांसफर किया गया तो नेट में कंपनी को लॉस हो रहा है 3 का। इफ ट्रांसफर टेक प्लेस 3,000 का लॉस होगा। सो ट्रांसफर शुड नॉट टेक प्लेस, ये आंसर है। और इसमें क्या बोलेंगे, डीएक्स शुड बाय फ्रॉम आउटसाइड। तो पहला केस में बोला शुड नॉट बाय, अभी बोल दिया हाँ डीएक्स शुड बाय फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि बाहर से खरीदेगा 15,000 का लॉस होगा और घर में 18,000 बचा लेगा तो नेट 3,000 प्लस में आ जाएंगे। तो उसका प्रेजेंटेशन और भी कोई तरीका से भी आप कर सकते हो, यही तरीका से करना है, ऐसा नहीं नेट 3,000 दिखाना है, बस ये मेन है। नेक्स्ट पार्ट 3 में क्या बोल रहा है, सपोज देयर इज नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ डीजेड फैसिलिटीज and the market price of component drops by 20, should DX now buy from outside? तो 135 का चीज बाजार का 115 में मिल रहा है, तो क्या करेंगे, तो घर में बनाते 120, बाजार से मिल रहा है 115, तो बाजार से ही खरीदेंगे ना। तो अगर आप घर पे बनाने लगेंगे, ट्रांसफर करने लगेंगे तो 5,000 का लॉस होगा। तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफर शुड नॉट टेक प्लेस, DX शुड बाय फ्रॉम आउटसाइड। कितना इजी क्वेश्चन था बोलो। ट्रांसफर प्राइसिंग का इतिहास में जो इजीएस्ट क्वेश्चन हो सकता था उसमें से एक क्वेश्चन ये आया। गोल कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल्स में जो सिखाते हैं आपको क्लास में, उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी में चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये टारगेट कॉस्टिंग का एकदम इजी वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपको क्लास में कराया हुआ है और इससे इजी कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ पर आपको बोल रहा है 1,000 रुपीज पर यूनिट में हम लोग सेलिंग प्राइस रख रखे थे, कॉम्पिटिटर बोला हम 15% से रिड्यूस करेंगे, हम बोले हम 20% से रिड्यूस करेंगे, और उसके कारण वॉल्यूम हम लोग का 1.5 लाख से 2 लाख पहुंच जाएगा। बी वांट्स टू अर्न 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल्स। सो अगर प्राइस हम लोग देखें तो करना चाह रहे हैं टारगेट में वो हो जाएगा 1,000 का 20% सब्ट्रैक्ट करके 800, प्रॉफिट चाहते हैं 80, तो कॉस्ट चाहते हैं 720। सो बेस्ड ऑन अ डिटेल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग द कंपैरेटिव पोजीशन इज गिवन बिलो। एग्जिस्टिंग और टारगेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट टारगेट 385 है, मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट 55 और 50 है, मशीनरी कॉस्ट है 70 और 60 है, तो ये सब मिला के आ रहा है 525, ये आ रहा है 385, 50 और 60, 495। तो ये बोल रहा है वैल्यू इंजीनियरिंग करके ये सब पोजीशन आ रहा है। तो हम लोग का टारगेट से मतलब है अल्टीमेटली। तो ये 720 हमारा अगर टारगेट कॉस्ट है तो देखना है कि 720 में ही काम हो जा रहा है कि नहीं। उसके लिए फिर नीचे में यहाँ पर और भी कॉस्ट दिया हुआ है, अच्छा टोटल करके दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पहले ये डिटेल से लगता था, अभी ये डिटेल से लग रहा है। सब ड्राइवर्स दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। फिर अदर आपका कॉस्ट भी ये सब दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट बताओ, जो हमने निकाल ही लिया था वो था 800 माइनस 80 करके 720। टारगेट कॉस्ट फॉर प्रपोज वॉल्यूम शोइंग ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये जो ब्रेकअप दिया हुआ है उसके हिसाब से टारगेट कॉस्ट सजाना है। तो वो अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था 495, ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह आपका जो ड्राइवर दिया हुआ है 21,250, 30 lakhs 13,000 इंटू 80 इंटू 2 इंटू 100, ये सब जो इसका रेट्स है यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करके 2 लाख यूनिट से डिवाइड करो और आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो हम भी एक बार कर लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है। मैं एक बार जब कर रहा था तो उस समय हाथ में कैलकुलेटर नहीं था, तो मैं देखा कि एक बार लिख के ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो 30 लाख बाई 2 लाख, 30 लाख बाई 2 लाख इंटू 2, तो यार है 30, फिर 13,000 इंटू 100 बाई 2 लाख करने से आ रहा है 6.5, करेक्ट। सो 495 प्लस 8.5 प्लस 30 प्लस 6.5 करके आ रहा है 540 प्लस 50 प्लस 130 करके आ रहा है 720। तो बात पूरा बराबर का हो गया, जितना टारगेट कॉस्ट सोचा था 720 उतना ही मैच हो गया। तो ये एकदम सही ब्रेकअप में मैच हो गया। फिर बोल रहा है टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बताओ।
तो उसके लिए हिसाब से जो ब्रेकअप आया है उस ब्रेकअप के हिसाब से कॉस्ट 720 ही है। तो ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जब पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा होगा, तो ऐसा लग रहा है कि इसी पर यूनिट का टोटल पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टारगेट रेवेन्यू ले लिया, ऐसे 800 इंटू 2 लाख 1600 आया, क्योंकि 800 करके प्राइस है। और टारगेट कॉस्ट जो है वो 720 इंटू 2 लाख, चाहे आप ब्रेकअप में दिखा दो, मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर ब्रेकअप में दिखाना चाहिए आइटम वाइज वापस से, या यहीं पे पर यूनिट दिखाया तो एक और कॉलम टोटल का हो सकता है ना। तो सबका दो बार नहीं करना पड़ेगा, टोटल अगर यहाँ पे हम 2 लाख लिख के कर दें तो ये 1440 आपका लैक्स में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली 1440 लाख यहाँ पे आ गया, तो ये 160 आ जाएगा। दैट इज द करेक्ट वे टू डू, नहीं तो बेकार यहाँ पे ब्रेकअप हम लोग पूरा वापस से दिखाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो ये पार्ट 2 खत्म हो गया। इतना इजी था टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन, सोच सकते हैं। देखो आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ और चीज आप लोग को सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, है ना। क्या होता है, कई बार आप ये पेपर देख रहे होते हैं तो आपको हमारे बातों में इंटरेस्ट आ रहा होता है, इसीलिए आप और आगे भी देखना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ बातें बतानी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एसजेसी अबाउट, है ना। तो थोड़ा स्किप नहीं करेंगे, कोई भी चीज में पेशेंस रखेंगे कि हम लोग जो इतना साल से एसजेसी को चला रहे हैं ना, तो हमारा जो गोल है वो एकदम क्लियर है कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। लिटरली आपको बता रहे हैं, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग ही यही दिया हुआ है सबको। जो भी हमारे साथ जब भी जुड़ते हैं तो एक ही चीज समझाते हैं कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनना है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना है। तो जब भी बात करें मेरे से तो स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें, ये नहीं कि एसजेसी के हिसाब से बात करके स्टूडेंट को समझाएं। समझ गए, तो दिस इज आवर पर्सपेक्टिव। तो एक टाइम की बात है जब मैं अपना सब्जेक्ट कॉस्टिंग पढ़ा रहा था, तो मैं स्टार्ट किया था कैसे, इंटर की कॉस्टिंग से। तो उस समय तो सीए और सीएमए कंबाइन चलता था। फिर मेरा स्टूडेंट्स जब पास होने लगा तो फाइनल कॉस्टिंग की बात आने लगी। तो उस समय भी फाइनल कॉस्टिंग में सीए और सीएमए साथ में चला करता था, और इतना बढ़िया चल रहा था कि क्या बताएं आपको, कि ऑल इंडिया लेवल पे हम लोगों का नाम हो गया था, स्पेशली इन सीए कॉस्टिंग। तो फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि सीए से फाइनल से कॉस्टिंग हटा दिया गया। तो मेरे पास काफी समय खाली हो गया, बिकॉज सीए फाइनल कॉस्टिंग मेरा सब्सटेंशियल टाइम एंगेज करता था। और ये बात हुई जस्ट कोविड के बाद। तो मैंने सोचा कि अब जो टाइम बचा है तो वाई नॉट गिव दिस टाइम फुल्ली टू फोकस ऑन सीएमए स्टूडेंट्स। तो मैंने धीरे धीरे सीएमए फाइनल का एससीएम बैच, एसएफएम बैच, और फिर सीएमए इंटर का कॉस्ट, एमए, एफएमडीए, ओएमएसएम, ये सबको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने एक डिसीजन लिया कि क्या है कि अपने को ऑल इंडिया लेवल पे स्टूडेंट्स को सर्व करना है, अपने को सिर्फ खाली एक सिटी पे काम नहीं करना है बोलकर मैंने अपना फिजिकल क्लासेस को बंद कर दिया। मेरे फिजिकल क्लासेस कलकत्ता के वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल क्लासेस का सेटअप था, बट जो भी था वो बोलते हैं ना रेलिवेंट कॉस्टिंग में ऑल व्हाट इज संक इज इररेलेवेंट, तो वो सारे संक हो चुके थे। तो मैंने देखा है सब इररेलेवेंट है, इसको छोड़ के एक बार अब निकलते हैं, नई दुनिया में जाके सफर करते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे स्टूडेंट्स को हेल्प करने का कोशिश करते हैं, जो कि सिर्फ पॉसिबल है ऑनलाइन क्लास से। और ऑनलाइन चलाने के लिए अपने को स्टूडियो चाहिए, इतना बड़ा क्लासरूम नहीं चाहिए। तो सारा बेंच वेंच, सारा फर्नीचर सब स्क्रैप कर दिया। किसको देते, कौन लेता, तो जो जो भी ले सकता था उसको दे दिया, और पूरा नया एक रिफ्रेश्ड वे में ऑनलाइन मॉडल पे आ गए। अब ऑनलाइन मॉडल पे जब हम आए तो क्या हुआ कि इसको करते करते मैंने पहले ये सोचा कि सबका अपना सीएमए एक्सक्लूसिव पढ़ाते हैं, उस समय जस्ट 2022 सिलेबस इंट्रोड्यूस ही हुआ था। तो मुझे लगा कि इसी पे फोकस करते हैं और इनको ही पढ़ाते हैं, और सब कुछ नया तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, नया मैट बनाया न्यू सिलेबस के हिसाब से। और हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन बैंक बनाया गया, फिर एक प्रैक्टिस बुक बनाया गया जिसको हम दिव्य जड़ी बूटी नाम से बुलाते हैं, फिर एक एमसीक्यू बुक बनाया गया, फिर एक समरी बुक बनाया गया। तो ये मेरा पैटर्न आपका हर हर बुक में, मतलब हर सब्जेक्ट में ये फॉलो किया। और आपको बता दें ये सब ऐसे ही नहीं बनता, एक एक बुक बनाने में 3 से 4 महीना लग जाता है, और फिर एक एक क्लास को बनाने में 4-4 महीना मिनिमम लग जाता है। तो ये सब करते करते कैन यू इमेजिन कितना समय लगा होगा। तो ये समय लगा कि 3 से 4 साल लग गया मेरे को, मतलब ऑलमोस्ट व्हेन आई स्टार्टेड दिस एंड व्हेन आई फिनिश्ड आई रियलाइज दैट इट वेंट 3 to 4 years। ठीक है, और ये करते करते क्या हुआ, देखो मैंने जो सीए फाइनल कॉस्टिंग मेरा हट गया था, तो बहुत लोगों ने, जिन टीचरों का सीए फाइनल कॉस्टिंग हटा वो सीए फाइनल का एएफएम चालू किए, बट मैंने नहीं किया। कुछ लोगों ने इंटर कॉस्टिंग पे फोकस किया सीए का। मैं बोला नहीं, पहले सीएमए को करते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। तो ये करते करते जब इतना समय बीत गया तो क्या हुआ कि इवेंचुअली जो लोग सीए सीएमए कंबाइंड वे में ही पढ़ा रहे थे, है ना, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो सब यूट्यूब पे सब कुछ देख रहे हैं, तो उनको अंदर का चीज मालूम नहीं होता है।
तो वो करते करते वो लोग सब कंपैरिजन करते रहते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, व्यूज कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि कौन बदले में क्या कर रहा है। तो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया ये करते करते कि सीएमए का जो स्टूडेंट बेस है इज 1/10 ऑफ सीए स्टूडेंट्स। मैंने कभी सोचा ही नहीं, सच बता, मैं कभी फील ही नहीं किया कि मैं ऐसे जन को फोकस करने जा रहा हूँ जिसका मार्केट साइज ही 1/10 है। मैं एकदम नहीं सोचने गया, मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि बस सीएमए के स्टूडेंट्स को प्यार मोहब्बत देना है, क्योंकि इनसे प्यार मोहब्बत हमेशा मिलता रहा है, और अगर मेरे लिए नेक्स्ट कुछ होगा तो ये होगा। तो ये जर्नी में मैं जब चलता गया तो नो डाउट सीएमए स्टूडेंट सपोर्ट किए बहुत ज्यादा, बट कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उंगली करने लगे। क्या उंगली करने लगे कि वो सीए टीचर्स जैसे हर समय नया नया लाते हैं, वैसे आप भी नया नया लाइए। तो वो टीचर्स जो नया नया ला रहे हैं वो तो आप समझिए कि वो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम को तो हैंडल नहीं कर रहे हैं ना, और वो कहीं ना कहीं कोई चीज को मिला के पढ़ा रहे हैं, या उनके यहाँ पे पहले से 2 टीचर है 3 टीचर है जो ये सब मिला के खत्म कर रहे हैं। तो मैं जब ये करके मतलब थोड़ा सा सांस लिया तो मैं ये देखा कि नाउ आई कांट जस्ट रेस्ट with these 4 or 6 subjects, rather I should help these students to become more confident in their career, to help them pass. What else can I do? तो मैं ना अपना बचा हुआ जो टाइम था, मैं ये सोच रहा था कि स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर 2022 सिलेबस में मेरे से क्लास तो सारा रिकॉर्ड करा ही लिए हैं, और मैं तो उनको जो भी इस तरह से रिकॉर्ड करके दिया हूँ फ्रॉम माई 19 ईयर्स 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आज तक हो गया, उस समय मान लो 16-17 का था, तो उतना साल का एक्सपीरियंस से रिकॉर्ड करके दिया हूँ कि उसमें कोई फ्लॉ है ही नहीं। और उसमें खाली एक ही चीज करना होता है, वो डीजेबी बुक को अपडेट और पेपर सॉल्यूशंस जो नए नए आ रहे हैं उसको अपडेट, तो वो मैं कर ही देता हूँ, उतना टाइम तो मैं निकालता ही हूँ। उसके बाद जो बचा मैं सोचा इनको पास कराते हैं, तो उसके लिए हमने बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस का मॉडल मॉडल बनाया, जो आप लोग को कई बार इनवाइट आता ही रहता है। और पहले उस समय जो था वो काफी सारा मैं ये सब कर रहा था आप लोगों के लिए कि कोई शॉर्ट शॉर्ट बैच का कॉन्सेप्ट लाएं जिससे कि आप पास हो जाएं, आप जस्ट क्लास में ले, हम आपको क्लास के बाद कैसे सपोर्ट करें कि आप वाकई में जो क्लास में इन्वेस्टमेंट करें उसका आरओआई मिल जाए। फिर हमने वर्कशॉप्स बहुत सारे तरीके तरीके से स्टार्ट किए, स्ट्रेटेजी वर्कशॉप बोलकर कराया, फिर रीबूट वर्कशॉप बोल के कराया, अलग अलग मॉडल ट्राई किए। ठीक है, मतलब ट्रायल एंड एरर से ही कहीं ना कहीं हम पहुंचते हैं ना। फिर हमने देखा कि एक वन स्टॉप पास सिस्टम बनाते हैं, ये वर्कशॉप वगैरह को एक प्रोडक्ट में लाते हैं। फिर वन स्टॉप पास सिस्टम का रीनेम किया गया, वी मेंटरिंग बोल के बनाया गया। फिर हमने देखा कि क्लास के साथ ही ये सारा चीज कैसे इंक्लूड हो जाए कि सच में बच्चा पास हो जाए। फिर हमने देखा कि उनके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तो मॉक टेस्ट को डेवलप करने पे फोकस किया। और मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, दूसरे जगह नॉर्मली एक टीचर के लिमिटेशंस होते हैं, वो कॉपी वॉपी चेक नहीं करवा पाते, क्वेश्चन पेपर देते हैं, आंसर शीट दे देते हैं, आप अपने आप देख लो, उससे फायदा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आपका कॉपी चेक होगा, आपको फीडबैक मिलेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपका टेस्ट सीरीज रियल जैसा होना चाहिए, तो रियल जैसा बनाने में बहुत टाइम एनर्जी एफर्ट जाता है, तो उधर एफर्ट डालने लगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये बच्चे लोग का ये सब अलग अलग लग रहा है, सबको कंबाइन करके कोई एक बैच बना दिया जाए जिसमें सब कुछ एक जगह ही मिल जाए और फर्स्ट डे से मिल जाए। ठीक है, बट वो सॉल्यूशन उस समय हम लोग को शॉर्ट शॉर्ट बैच में समझ में आ रहा था, बट फिर हमने धीरे धीरे क्या किया कि अपने वेबसाइट में ही ऑप्शन दिया कि क्लास लेते समय आपके पास ऑप्शन हो कि मॉक टेस्ट के साथ लेना है या मेंटरिंग के साथ लेना है। तो ये वेबसाइट में दिमाग लगा, एक एक आइडिया को आने में ना बहुत समय लगता है। आपको लग रहा है कि बस आइडिया है, बट एक आइडिया को सोचने में और एग्जीक्यूट करने में समय लगता है। फिर हमने देखा कि अब ये सारा चीज के बाद अब तो स्टूडेंट पास हो ही जाएगा, अब पास हो जाएगा तो फिर पोस्ट करियर क्या हो सकता है, इंटर्नशिप पे इसका काम करते हैं, इसका प्लेसमेंट पे काम करते हैं। तो अभी भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है, सीएमए करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम, ये सिर्फ फाइनल पास आउट के लिए है, उनके लिए काम करते हैं। ऐसा हमने सोचना शुरू किया कि फाइनल पास हो जाएगा तो अब वो जाकर कोई ऐसे टुच्चा सा कोर्स लेगा और उसमें महीना खराब करेगा और सोचेगा कि मेरा जॉब लग जाएगा, बट जॉब नहीं लगने वाला उसका, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली कैसे तैयार होना है। तो उसको तैयार करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, कैप। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी आ सकते हैं, तो ये हमने किया। फिर कैप में रुके नहीं, फिर जब तक कि हम देखें कि यार अभी क्या स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, तो स्टूडेंट को क्या देख रहे हैं, वो सेटिस्फाइड होने के जगह ये सब जो सॉल्यूशंस उसके लिए बना रहे हैं उसको एम्ब्रेस करने के जगह स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है नहीं, जो बाकी जो टीचर्स हैं जो ये सब नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे एक बार बताइए, वर्सेस दिस अदर टीचर्स क्या करेंगे जो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे आपके लिए, उनके पास जो टाइम है वो क्या करेंगे, वो ये सब टाइम को कहीं ना कहीं यूज कर लिए नया बैच बनाने के लिए। और मैं क्या कर रहा था इन दिनों, मैं कर रहा था
कि मैं ये क्लासेस को फिक्स रख के आप लोगों के लिए ये सब बना रहा था। इस पे एक्सपेरिमेंट कर करके अपने आप को भी पॉलिश कर रहा था कि एक बच्चे का ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। इवन पास होने के बाद मैंने अलुमनाई का ग्रुप बनाया और उनके साथ मैं लगे रहा कितना समय तक कि अलुमनाई लोग, तुम लोग ये मत सोचो पास होने के बाद तुम्हारा बस जिंदगी सेट हो गया, तुमको और भी क्या क्या चीज जानना है, तुम वो सब चीज को जानो मेरे साथ, और चीज को सीखो, लाइफ को और एक एंगल से देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये डिग्री से हम ऐसे प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। डिग्री एक जस्ट आपका पासपोर्ट की तरह है, इसका मतलब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाओगे जरूरी नहीं है। तो डेस्टिनेशन क्या है उसको फिगर आउट करो। तो उनके साथ में बहुत समय बिताया है कि कैसे इनको रेजुमिनेट करें। जब मुझे लगा कि ये सारा चीज करने के बाद भी क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पर उतने ऐसे मतलब पागलपन की तरह नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को अपने ऊपर काम करना था मैं हमारे साथ मिलकर, जो कि बहुत टफ काम था मेरे लिए भी करना और स्टूडेंट लोग के लिए भी करना। तो जब हम यहाँ पर स्टूडेंट लोग के साथ काम कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़ते गए मिशन में, बट बहुत सारे नहीं भी जुड़े। जो नहीं जुड़े उनको लगा अभी एक बार पास हो जाते फिर देखेंगे, तो पास हो जाते फिर देखेंगे, तो पास के लिए वो क्लासेस ढूंढने लगे। वर्सेस जो अदर टीचर्स थे उन्होंने सिर्फ नया बैच खाली चालू कर दिया। हो सकता है उन्होंने हमारे ये क्लास को देखकर और एक नया वर्जन बना लिया। तो वो न्यू वर्जन जो आते गए स्टूडेंट बोले हाँ यही अच्छा है क्योंकि ये नया, बस उनका फोकस सिर्फ क्लास पे रह गया। तो ये करने से हमें क्या है ना, वो ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने लिए, जैसे आप अपने लिए मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं, कल आप जॉब वर्ल्ड में जाओगे तो आप भी मेहनत करोगे तो आप अपने लिए इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करोगे, तो हम भी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं अपने एफर्ट के लिए। वो ग्रोथ हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो न्यू वर्जन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जबकि स्टूडेंट को वो दिख ही नहीं रहा है कि वो और कितने इश्यूज हैं, जो कि वो आइसबर्ग वाला एक क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, कि जो दिखता है वो बहुत थोड़ा सा होता है और जो नहीं दिखता है वो बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं। जो आइसबर्ग का टिप दिखता है, आप बस उसके ऊपर रिएक्ट करते हो तो नीचे में बहुत सारा पहाड़ होता है जिससे टाइटेनिक बढ़ जाती है, तो टाइटेनिक डूब जाता है। तो वो नहीं दिखने वाला इश्यूज पे हम काम कर रहे थे और कोई भी यहाँ पे काम ही नहीं करता है, कोई इस पे आपके साथ डिस्कशन ही नहीं करेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं। और ये सब चीज को सोचना, ये सब के बारे में एम्प्लॉयर से मिलना, पुराने स्टूडेंट से मिलना, समय तो वो भी लेता है। तो हम बाकी सब चीज को स्टॉप करके इधर फोकस करने लगे। करते करते देखने को ये मिला कि स्टूडेंट्स जो है वो एट द एंड ये सब चीज एम्ब्रेस नहीं कर रहा है। तो वो कर क्या रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नए क्लास दे दो, नया टीचर दे दो, या नया मतलब नया टीचर तो वो खुद ही खोज ले रहा है यूट्यूब में, और नया क्लास जो लेके आ रहा है लो फीस पे जो लेके आ रहा है बस उधर ही जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आप सोचो आप अपने करियर में प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे आप अपना मंथली चार्ज या आवरली चार्ज कम करते जाओगे, यही तो रूल है ना, या आप उसको बढ़ाओगे। तो हम बढ़ाए नहीं, हम तो सेम ही रखे, बट स्टूडेंट क्या खोज रहे हैं, जो सस्ता है और जो नया है बस वो ले लो, नया क्लास और सस्ता क्लास ले लो। उसको पूरा इकोसिस्टम शायद हम समझा नहीं पाए, या आप जैसे जो लोग हमारे साथ जुड़े इन सब जर्नी में, आप उनको समझाने गए नहीं। मतलब आपने सपोर्ट नहीं किया, या उन स्टूडेंट्स ने जो इन्होंने ये सब चीज का अवेल भी किया और सपोर्ट सिस्टम हम लोगों के लिए मतलब तैयार नहीं किए। तो अब क्या हुआ, मैं भी मैं भी तो समझदार हूं ना, मैं भी तो देख रहा हूँ ना कि क्या हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा, हो रहा है तो हो रहा है। तो अब मैंने क्या सोचा, व्हाट नेक्स्ट आई विल डू इज आई हैव हायर्ड अ टीम विथ मी हु आर वेरी वेरी पैशनेट इन टीचिंग, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स को मैंने थोड़ा सा डेलीगेट किया है। तो मेरे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे एस जे सर के जो सब्जेक्ट्स हैं इंटर के स्पेशली, वो अभी हैं कॉस्ट, एम ए, फिर है एफ एम डी ए, ठीक है, और फिर है ओ एम एस एम। तो ओ एम एस एम में एस एम पार्ट ये सोनू सर को डेलीगेट किया, डी एफ एम डी ए का डी ए पार्ट ये भी सोनू सर को डेलीगेट किया, कॉस्ट और एम ए राहिल भैया को डेलीगेट किया, राहिल सर से आप मिले होंगे, और फिर एफ एम डी ए जो है वो अनिरुद्ध सर को डेलीगेट किया। और इनके पैशन से जो ऑफ कोर्स जो मैं अगला अगर बैच चालू करता तो जो जो चीज उसमें करता वो सब चीज अभी से चालू करवा दिया। इससे क्या हुआ कि ये जो नयापन का रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो गया, राइट। तो मतलब बोलना ही चाह रहे हैं कि कैसे देखो स्ट्रेटेजिकली अपने को कोर्स ऑफ एक्शन डिकोड करते रहना पड़ता है। तो मैं अपने स्टोरी से आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे कस्टमर होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे परसेप्शंस बनते हैं, ऐसे आप कुछ सोच के करते हो बट वो कुछ और रिसीव करते हैं, तो फिर आपको अल्टीमेटली उनके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। तो अगर मैं इनको नहीं लाता ना, तो
क्या होता कि मैं फिर इंटर को अगर रिकॉर्ड करता तो ये पूरा साइकिल खत्म होने में फिर 2 साल चला जाता। तब तक तो फिर फाइनल का वापस से टर्न आते आते बहुत देर हो जाता। तो तब तक अगर ये स्टूडेंट खाली जो न्यू वर्जन चिल्ला रहे हैं वो सारे अगर डाइवर्ट ही हो जाते तो फिर तो इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा। तो इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हम लोग ने बोला चलो ठीक है, अल्टीमेटली अगर स्टूडेंट अभी यही चीज को वैल्यू दे रहा है बार बार तो वही लाते हैं। न्यू वर्जन में बस करना क्या है, वही चीज को बस फिर से पढ़ाना है, बस और कुछ नहीं है। जैसे पहले मेरे चश्मा अलग था, भी चश्मा ये आ गया है तो बस नए चश्मे से वही चीज बोलना है। सिलेबस में जरा सा भी चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बस वापस वो बोलना है। तो देखो जो सर लोग को ये सब चीज समझ में नहीं आता है वो क्या करेंगे, वो न्यू वर्जन लाते जाएंगे, उसी चीज को कराते जाएंगे क्योंकि वही उनके लिए इजी है। हम तो अनइजी टास्क को करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमने अनइजी टास्क लिया, एक चैलेंज लिया, स्टूडेंट्स लोग के लिए इतना कुछ किया, बट स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें। जो स्टूडेंट को समझ में आए वही करो, स्टूडेंट जैसा चाहे इंस्टीट्यूट। तो अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ये रियलिटी को समझें और मुझे सपोर्ट करें कि सर जो कर रहे हैं यस, दूसरे जो आएंगे कुछ आपको कंसर्न बताएंगे, डाउट बताएंगे, तो कुछ भी घबराने का नहीं है कि ये सर लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। आप डेफिनेटली यूट्यूब में जाइए, वीडियोस देखिए, इनका एनर्जी को देखिए, इनका लैंग्वेज को देखिए, फिर कनेक्ट होकर फिर डिसीजन लीजिए। और ये जो पढ़ा रहे हैं ये एग्जैक्टली वही पढ़ा रहे हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, बस उसको वर्जन अपग्रेड कर दे रहे हैं। उनका जो नोट स्टाइल है वो और बेहतर कर दिया गया है। जैसे आप देखिए ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का अभी इंटर के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स है। अब देख रहे किस तरह का नोट्स है। इस तरह के नोट्स को पहले से बना के क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अभी क्या होता है, क्लास में मैं ये सब लिखाता था, बट ये सब क्लास में लिखाने का काम तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बट ये प्री प्लान करके इसको सजा के लाके आपको विजुअली पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे नोट्स का अपग्रेडेड वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा, और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज्यादा लाइवली। और ये सब कौन कर रहे हैं, ये सब हमारे जो नए टीम मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। तो नए टीम मेंबर्स का कैलिबर इनफैक्ट मेरे से भी थोड़ा अप क्लास ही है। मैं अगर करता तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना ये हमारे टीम मेंबर कर रहे हैं। तो आपको इनको अब सपोर्ट करने का दरकार है। कोई भी पूछे तो बेझिझक आप उनको रेफरेंस दीजिए, बेझिझक आप उनको भेजिए। और हर क्लास का पीपीटी मैं खुद देखता हूँ, और हर क्लास के बाद मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के साथ फिर मिलूँ, वीडियो में भी मिलूँ, और उनको थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में बता दूं, सो दैट उनमें वो कॉन्फिडेंस भी बना रहे। तो ये भी मैं कर रहा हूँ उनके साथ मिलके। आई एम वेरी हैप्पी कि दे आर एबल टू टेक दिस। राइट नाउ ओएम में ही पढ़ा रहा हूँ, बट इवेंचुअली इनमें से ही कोई ओएम को भी टेकअप करेगा। और इसके बाद जो फाइनल है, अभी के लिए फाइनल एससीएम, एसएफएम, एसपीएमवीवी, ये 3 तो मैं ले रहा हूँ। कॉस्ट ऑडिट का आधा पार्ट जो है वो सोनू सर ले रहे हैं, और कुछ पार्ट मैं लूंगा, और मैं इसको रिफ्रेश करने का कोशिश करूंगा। बट अगेन इस 3 को भी करने जाऊंगा ना तो फाइनल में इंटर से भी ज्यादा टाइम लगता है। तो एक एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा तो इट विल टेक अराउंड 5 मंथ्स। तो कितना समय लग जाएगा। अब इंतजार चल रहा है न्यू सिलेबस का। न्यू सिलेबस आ जाए तो उसके हिसाब से करें ना तो वो लंबा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, राइट। अगर हम ओल्ड सिलेबस के लिए करने लग जाएं तो फिर वापस क्या होगा, बीच में ही पता चलेगा न्यू सिलेबस आ गया, तो फिर न्यू सिलेबस के लिए दोनों चालू ही नहीं हो पाएंगे। तो ये भी क्या कि इसको भी वर्कआउट करेंगे कैसे, राहिल सर, अनुज सर वगैरह मिलकर हम लोग एज ए टीम में कुछ कुछ पोर्शन लेकर इसको सॉर्ट आउट करें, और जल्द से जल्द आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस लेकर आए न्यू वर्जन में। दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग आउट। अलॉन्ग विद दैट ऑल दीज व्हिच आई हैड फिगर आउट, ये सब कंटिन्यू होगा। ये एसजेसी का कमिटमेंट है, ये सब बंद नहीं होगा, ये सब का और वर्जन रिफाइन होकर आ चुका है। जैसे आप हमारे यहाँ पे निखिल सर से मिले होंगे, ही इज टेकिंग चार्ज ऑफ all mock test संग्राम and mentoring so that you can perform better, right। फिर मैं काम करूंगा ये इंटर्नशिप प्लेसमेंट के ऊपर कि कैसे आप लोग का इंटर्नशिप और प्लेसमेंट और फ्यूचर का करियर और बेहतर हो जाए। अभी हम लोग एक और नया इनिशिएटिव ऐड कर रहे हैं कि आप पास हो गए, पैसे कमाने लगे, 10 साल हो गया पैसे कमाते कमाते, अब वेल्थ कैसे बिल्ड करोगे। तो वेल्थ एडुकेशन एंड वेल्थ सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए, जिससे कि आप रियल मायने में जिस गोल से पढ़ाई कर रहे थे वो आपका अचीव हो जाए। तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट एज वेल। So this is what we are going to do. Understood? तो ये सब हमारा काम है, तो हम ये करते रहेंगे निरंतर। और अभी आने वाले समय में एक नया चीज होने जा रहा है, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो आपके फाइनल के लिए कब चालू होगा अभी मैं आज के दिन पे डिसाइडेड नहीं हूँ, बट ये इंटर पे होने वाला है। जैसे अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, अगस्त में रिजल्ट आने वाला है, तो अगस्त में आपको पता ही है 100 में 25 बच्चे से ज्यादा पास नहीं होते, 75 फेल हो जाते हैं। तो ये 75 बच्चों के लिए ना कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर बट फेलियर इज एन ऑर्फन। फेलियर का कोई नहीं होता। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं कि जो फेल हो जाए बच्चे उनको हम कैसे पास कराएं। तो हमारा
एलबी तक जो चल रहा था वो एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चल रहा था, जिसके बारे में ऊपर में नहीं बोला, वो था स्मार्ट स्टडी बूट कैंप। कई लोग उसमें जुड़ रहे थे। ये सब हमारा ये जो वर्कशॉप है, स्ट्रेटजी रीबूट, ये सब घूम फिर के बन गया था स्मार्ट स्टडी बूट कैंप। तो ये स्मार्ट स्टडी बूट कैंप हम लोगों को सेट होता हुआ दिखा। 3 टर्म से ये स्टैग्नेंट चल रहा है, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है। तो इसका रिस्पॉन्स हम काफी इंप्रेस्ड हैं, इसलिए इसको अब और स्ट्रक्चर करके ला रहे हैं, समथिंग कॉल्ड एज रीबूट, नया वर्जन रीबूट का, और विच विल बी फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड एंड वर्किंग विद देम टू पास इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। फेल्ड होते हैं तो 2 कारण से फेल्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब क्लासेस कभी लिया ही नहीं, क्लासेस नहीं लिया कभी बोलकर, उनको हम लोग गाइड करना चाहते हैं। और एक जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्सेप्ट लिए थे बट कहीं ना कहीं क्लासेस भी कर लिए थे, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिस या थोड़ा सा मतलब होता है ना फियर रह गया, तो उनके लिए रिबूट पे काम कर रहे हैं। जो क्लासेस नहीं लिए उनके लिए हम लोग जो क्लासेस भी अभी बनाए हैं वो ऐसा बनाए हैं कि वो अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन है फ्रॉम योर स्टार्ट टिल एग्जाम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस 2 महीने के लिए लीजिए, 3 महीने के लिए लीजिए और फिर अपना देख लीजिए। वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, व्हाट वी आर सेलिंग इज द career, it is the degree which you have to get with us. So we are not here to give you just the classes. Many times students come here and ask for classes and we refuse कि नहीं आपको classes नहीं चाहिए, we send them back. But many times we are working out also कि what else we can give कि वो सच में पास हो जाए। तो स्टार्ट टिल एग्जाम, उसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया सुपर सक्सेस बैच बोलकर। सुपर सक्सेस बैच जो अभी अनिरुद्ध सर, आहिल सर, सोनू सर मिलके और मैं मिलके बना रहे हैं इंटर लेवल पे, कि वो क्लासेस जो स्टार्ट करे ना उसके साथ उसमें मान लीजिए एग्जाम स्ट्रेटेजी क्लासेस के अंदर ही घुसा हुआ हो। अलग से क्यों, क्लासेस खत्म होने के बाद यूट्यूब पे क्यों भटकेंगे, एग्जाम स्ट्रेटेजी के बाद उसी में आपका मान लीजिए जो प्रैक्टिस करना है डिविजन बूटी से या पास्ट पेपर से, वो सब भी क्लास में ही करा दिया जाए, अलग से यूट्यूब में क्यों भटकेंगे। प्लस उसके बाद वहीं पर उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट, यानी कि जो हम लोग सुपर 50 क्वेश्चंस बनाते हैं वो भी दे दिया जाए और उसको सॉल्व भी करा दिया जाए। फिर उसी में उनका मॉक टेस्ट सीरीज में हम लोग एक नया सीरीज ऐड किए हैं अभी लास्ट टर्म से, रैपिड 20। अब उसके साथ एक पार्ट टेस्ट है और एक फुल टेस्ट है, तीन तरह का टेस्ट ऐड करके मॉक टेस्ट सीरीज बना है, तो वो भी क्लासेस में आ जाए। प्लस उसके साथ एमसीक्यू सॉल्विंग, प्लस लास्ट डे का रिविजन, जिसको हम लोग एक नया नाम देके निकाले LMRB, लास्ट मोमेंट रिविजन बैच। वो सब का सब मिलकर एक ही सॉल्यूशन में होना चाहिए जिसका नाम है सुपर सक्सेस, सॉल्व सॉल्यूशन इंटीग्रेटेड। तो ये अभी इंटर में कर दिए हैं, फाइनल में जल्दी इंप्लीमेंट होगा। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हूं मैं कि ऐसा मैं 8 सब्जेक्ट में कैसे ले आऊं। तो अभी हमारे साथ तो 4 सब्जेक्ट है, तो 4 और आ जाए। तो अगर आप में से कोई टीचर को अच्छा जानते हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वी विल प्रेफर यंग डायनामिक टीचर बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता। तो अगर आपके कोई है जो कोलकाता में आके रहना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, कम्युनिटी में परिवर्तन लाना चाहता है, तो आप प्लीज हमें कनेक्ट करवाइए उनसे। हम उनके साथ काम करके बाकी 4 सब्जेक्ट को भी ऐसा एक सॉल्यूशन देना चाहते हैं जिससे कि बच्चा अगर आया तो पास होना उसके लिए अश्योर हो जाए, और जो पास नहीं हो पाया, जो कहीं और भटक गया था, फिर वापस आ जाए तो रिबूट के बहाने वो अपने आप को रिबूट करके पास करा ले। तो ऐसा हम लोग सॉल्यूशन सोचते हैं। ये दिस इज एसजेसी अबाउट। अभी मैं आपको बीच में रोक के इतना देर आपका टाइम लिया, क्योंकि मैं और कैसे आपका टाइम लिया, ऐसे मैं अलग से वीडियो डालूंगा तो आपको देखने को नहीं मन करेगा, आपको लगेगा पता नहीं इसमें क्या है, क्यों देखूं। बट मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बताना जरूरी है, मेरे पास और कोई जरिया भी तो नहीं आपको बताने का। मैं आपको ये मैसेज इतना बड़ा लिखूंगा, पढ़ोगे नहीं, इतना बड़ा मैसेज जाएगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन जरूरी है। क्यों आपके साथ करना है, क्योंकि आप ही तो अपने हैं, और कौन है जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वही अपने हैं, और किसी को तो हम जानते भी नहीं। समझ गए दोस्त? तो ये आपको बताया मैंने दिल से। प्लीज आप सपोर्ट करें एसजेसी को जितना ज्यादा हो सके, तो एसजेसी एक नया हाइट्स तक पहुंचेगा। और पूरा दिल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कहीं पर भी कोई भी जगह लापरवाही नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये सब रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, जल्दी मैं फाइनल के लिए भी इस तरह का रिबूट लाने वाला हूँ और फाइनल का बैच भी इस तरह से स्ट्रक्चर करने वाला हूँ, जल्दी होगा। आप वेट एंड वॉच करिए। और अभी हार्डवर्ड में मैं ये ऐसा नहीं करना चाहता कि करंट सिलेबस में ये सब फाइनल के लिए कर लूँ और सब चीज उल्टा आके गिर जाए मेरे ऊपर, मैं नहीं चाहता। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ न्यू सिलेबस आए, तब तक हम ओल्ड वालों के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सब हम कोशिश कर रहे हैं। और इंटर के लिए हमने स्टार्ट कर ही दिया है, राइट। तो ये आपको सिखाया। अब इससे आप सोचो आपने क्या स्ट्रेटेजी सीखा, क्या स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सीखा। ट्राई टू फिगर दैट आउट। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 3A 3B हो गया ना, 4A में आ जाते हैं, विच इज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेसिक क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। बस ध्यान क्या देना था उसमें
कि मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है एक एक्टिविटी करके दे रहा है, बट उसका कॉस्ट को 432 में नीचे क्वेश्चन में बताया इन तीनों में बांट देना है, तो एक्चुअली एक्टिविटी कॉस्ट हट जाएगा, ये 3 में आ जाएगा। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट ड्राइवर्स आर टू बी यूज्ड फॉर ओवरहेड कॉस्ट, ये सब है तो नाम भी बता दिया है। सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ रन्स है, नंबर ऑफ रन्स निकालने के लिए यहाँ पे बोला है कि आप यूनिट्स बनाते हैं 24 यूनिट्स के रन साइज में, और स्टोर रिसीविंग के लिए रिक्विजिशन रेज, इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ रन्स, ऑर्डर्स के लिए सॉरी मटेरियल हैंडलिंग के लिए ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। तो अब और आगे डिटेल्स दिया हुआ है सबके बारे में। डिटेल्स क्या दिया हुआ है, मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी अपोर्शन्ड इन द रेशियो 4:3 सेटअप स्टोर रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। फिर नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन स्टोर इज 50 फॉर ईच प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इज 192 ईच फॉर अ बैच ऑफ 12 यूनिट्स। ठीक है, तो इन सबसे नंबर ऑफ रिक्विजिशन का टोटल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्विजिशन आपको दिया हुआ है ना 50 ईच है, तो 50 इंटू 4 करेंगे 200 आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन तो सेम ही रहेगा, और ऑर्डर एग्जीक्यूटेड यहाँ पे 192 बोला है, तो 12 पर यूनिट के हिसाब से वो हम लोग को कर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला एक्टिविटी बेस्ड रिकवरी रेट निकालो और टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट निकालो यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसके हिसाब से मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए बना दिया था कि आपको करना क्या है। ये देखिए, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का अमाउंट 4:3 का रेशियो में तीनों में बांट दिया, तो उसको 0 कर दिया। सेटअप कॉस्ट को जो दिया हुआ था 20,000 उसमें ये 28 को जोड़ दिया। स्टोर रिसीविंग 15,000 में 21 को जोड़ दिया। इंस्पेक्शन में 10 में 14 को जोड़ दिया। मटेरियल हैंडलिंग ले लिया। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कैसे आया, बोला क्वेश्चन में बोला है 24, क्वेश्चन में क्या बोला है 24 कहाँ गया, ये रहा 24 यूनिट्स के रन साइज में बनता है, तो 720/24 करोगे तो कितना आएगा, 720/24 करोगे तो ये 30 आएगा। 600/24 करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 480/24 करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 504/24 करोगे कितना आएगा, 21 आएगा। सबका टोटल करोगे 21, 20, 25 और 30, तो ये 21, 20, 25 और 30 करने से 96 आ रहा है, करेक्ट। तो ये टोटल प्रोडक्शन रन आ गए 30, 25, 20, 21। 30, 35, 20 और 21 करने से ये आ गया 96 रन। और स्टोर रिसीविंग में नंबर ऑफ रिक्विजिशन 50 ईच है तो 200। इंस्पेक्शन कॉस्ट में नंबर ऑफ रन वापस वो 96 है। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड टोटल 192 है, तो वो क्यों है 192, वो सबका डिवाइड बाई 12 करके आ रहा है, जितना यूनिट्स बना है उसमें डिवाइड बाई 12 करके आ रहा है, तो 96 आया 24 के हिसाब से, तो 12 के हिसाब से 192 होगा। तो बस अब इन दोनों को डिवाइड करोगे 48,000/96, तो रेट आ जाएगा यहाँ पे आ रहा है 500। 36,000/200 करे तो यहाँ आ रहा है 180। फिर 24,000/96 करके आ रहा है 250। फिर 2592 के बाद 192 करके आ रहा है 13.5। तो रेट्स आ गया। अब इसके बाद पार्ट 2 में चलो। व्हाट इज पार्ट 2, व्हाट इज पार्ट 2, बोल रहे टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग एबीसी। तो ये रेट आ गया ना, इसी रेट के बेस पे प्रोडक्ट स्टेटमेंट अपने को बनाना है। तो प्रोडक्ट स्टेटमेंट कैसे बनता है, प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट यूजिंग एबीसी, मैं फॉर्मेट बना देता हूं, आप अपने से इसको भरने का कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट यूजिंग एबीसी, तो कितने प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, एबीसीडी ही है, 4 प्रोडक्ट हैं, और कॉस्ट में आपको सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट ही बताना है और कोई कॉस्ट के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट के बारे में ब्रेकअप करके देना है। तो कॉलम्स को थोड़ा वाइड कर लेने से वर्किंग यहीं पे दिखाया जा सकता है। आपके एक्टिविटी के नाम आपको मालूम है, जैसे सेटअप कॉस्ट, सेटअप, तो सेटअप का रेट आपको मालूम है विच इज 500 के हिसाब से, और यहाँ पे कितना सेटअप होगा 720/24, 720/24, ऐसे 500 इंटू यहाँ पे कितना होगा 600/24, ऐसे करके आपको करना है। फिर 500 इंटू 480/24, फिर 500 इंटू 504/24। फिर सेटअप के बाद है स्टोर रिसीविंग कॉस्ट। व्हाट इज स्टोर रिसीविंग कॉस्ट, इट इज 180 के हिसाब से। सो 180 इंटू 200 रन है तो 50-50 के हिसाब से, तो इंटू 50, 180 इंटू 50, 180 इंटू 50, 180 इंटू 50 कर दिया, समझ गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट में क्या आया, फिर बाद में टोटल करके पर यूनिट कर देना आप। स्टोर रिसीविंग के बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट का क्या बोल रहे हैं, उसका बोल रहा है 250 के हिसाब से, तो 250 इंटू क्या करोगे, 250 इंटू इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या जा रहा है, नंबर ऑफ रन के हिसाब से है, तो वही 720/24। और फिर लास्ट में मटेरियल हैंडलिंग का कैसे है, इट इज 13.5, राइट। 2592/192 करने जा रहा है 13.5,
इंटू 720/12, वहाँ पे साइज है 12, ऐसे करके आपको अपने से ये भर लेना है और इन सब का टोटल करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप ही कर दीजिए, इट विल हेल्प मी, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो आपके लिए मैंने पॉज करके एक बार फर्स्ट वाला तो कर दिया, अब इस तरह से आप बाकी अपना फिलअप कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। राइट, ये वर्किंग खाली करना है, नथिंग मच अबाउट इट, तो आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, 4A हो गया। 4B में, 4B कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है और इजीएस्ट है बट फिर भी ट्रिकी है। इसमें आपको 7 नाम दिया हुआ, आपको क्वालिटी कॉस्ट में कैटेगराइज करना है। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टेंस माने क्या होता है ये नहीं क्लिक करता है, वर्ड इंस्पेक्शन देता तो क्लिक कर जाता। एक्सेप्टेंस कॉस्ट इज इंस्पेक्शन कॉस्ट, इसका आंसर है अप्रेजल कॉस्ट। डिजाइन रिव्यू, अब रिव्यू वर्ड लगता है इंस्पेक्शन जैसा है तो लोग अप्रेजल मार्क कर देते हैं, बट डिजाइन को रिव्यू कर रहे हैं आप प्रोडक्ट को रिव्यू नहीं कर रहे हैं। डिजाइन रिव्यू करना इज लाइक प्रिवेंटिंग द एरर्स, सो ये प्रिवेंशन कॉस्ट है। डिस्काउंट ड्यू टू डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स के कारण आप डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब आप कस्टमर को बेचने जा रहे हैं तो डिफेक्टिव पे डिस्काउंट दे रहे हैं बोलकर, वो एक्सटर्नल फेलियर है। डिफेक्ट्स देखते इंटरनल फेलियर मन करता है, बट डिस्काउंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाहर में जा रहा है बोलकर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट माना जाना चाहिए। सो इसके बाद देखो री इंस्पेक्शन दिया हुआ है, री इंस्पेक्शन को रीवर्क जैसा समझे, इसको इंटरनल फेलियर कॉस्ट बोला जाएगा। इंस्पेक्शन देख के मन करता है कि हम बोले ये है अप्रेजल कॉस्ट, बट हर इंस्पेक्शन अप्रेजल नहीं है। री इंस्पेक्शन इज इंटरनल फेलियर, इट हैपेंस आफ्टर डिफेक्ट्स हैव कम, सो वी आर री इन्वेस्टिगेटिंग व्हाई इट इज हैपनिंग। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एक्टिविटीज, प्रोसेस कंट्रोल एक्टिविटीज आपको लगे अप्रेजल कॉस्ट है, बट आप प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो तो उससे एरर फ्यूचर का कम होता है, इसको प्रिवेंशन कॉस्ट बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग, जाके फील्ड पे सर्विस करे, एक्सटर्नल फेलियर। डिप्रिसिएशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, टेस्टिंग का कोई इक्विपमेंट का कॉस्ट है तो वो अप्रेजल कॉस्ट होगा। तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में, प्रिवेंशन कॉस्ट लिखना है आपको और उसके अंदर जो जो जाएगा नंबर्स रोमन वाला बस वही लिखना है, पूरा पूरा टाइप नहीं करना। जैसे प्रिवेंशन में आप देखिए 2 जा रहा है और 5 जा रहा है, तो बस ऐसे ऐसे लिखना है। फिर अप्रेजल कॉस्ट है, ठीक है, अप्रेजल कॉस्ट हेडिंग देना है और उसमें क्या क्या जाएगा, 1 जाएगा और 7 जाएगा। फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में 4 नंबर आएगा री इंस्पेक्शन, और फिर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, और इसमें आएगा 3 और 6, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आएगा 3 और 6, लाइक दिस इट इज हैपनिंग। अंडरस्टूड। तो इसमें 2-3 चीज थोड़ा सरप्राइजिंग था, ट्रिकी था, तो उसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट आ जाइए 5A में, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल वेरिएंस का एकदम बेसिक क्वेश्चन। सो स्टैंडर्ड के हिसाब से 95 kgs के लिए 60/40 है और रेट आपको दिया हुआ है। एक्चुअल में 9500 के लिए ये सब यूज हुआ है, रेट दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कॉस्ट प्राइस यूसेज मिक्स यील्ड निकालो, तो इसी ऑर्डर में निकालना, उल्टा पुल्टा ऑर्डर मत कर देना। कई बार एग्जाम में ये ऑर्डर चेंज कर देता है और आप अपने ऑर्डर में निकालते हो तो चेकिंग में मार्क्स कट सकता है। तो इसके लिए कॉस्ट कार्ड बनाया गया, मटेरियल कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट और क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, ग्रेड ए और ग्रेड बी का। 9500 के लिए 9500 के लिए 60 और 40 के हिसाब से 6000 और 4000 होगा। प्राइस दिया हुआ 150 और 100, एक्चुअल कॉस्ट में 6200 और 4500 है, प्राइस दिया हुआ 160 और 190। सब का अमाउंट निकाला, टोटल में आ गया। फिर एसपी इंटू EQ का कॉलम बनाया और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस का कॉलम बनाया। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन करके, तो 10700 इंटू 6/10 और 10700 इंटू 4/10, जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन यहाँ से आ रहा है 6/10 और 4/10, और इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 150 और 100 से ये अमाउंट भी आ गया। फिर एक एक करके सारा वेरिएंस का जो फॉर्मूला उसमें बैठाया तो आंसर्स आ गए। तो इसमें कुछ अलग था नहीं, एकदम इजी था, आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 का बी में। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है बट रिकॉन्सिलेशन टाइप से, इसमें बजटेड डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल डेटा यहाँ दिया हुआ है, प्राइस के साथ कॉस्ट भी दिया हुआ है। फिर कैलकुलेट करने बोल रहा है बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, और असेस करने बोल रहा है वेरिएंस इन प्रॉफिट एनालाइज इनटू कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। बट जब रिकॉन्सिलेशन जैसे प्रॉफिट एनालिसिस करना है तो वॉल्यूम वेरिएंस को हम लोग, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस की तरह एनालाइज करेंगे। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस की तरह करेंगे। अगर ये पकड़ लिया तो सम हो जाएगा। बजट प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट में कोई जान ही नहीं है, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, प्रॉफिट पर यूनिट आएगा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करो तो बजट प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट भी वैसे ही आएगा। तो उसका वर्किंग यहाँ पे मैंने कर दिया है। बजट प्रॉफिट टोटल आ रहा है 780, एक्चुअल प्रॉफिट टोटल आ रहा है 660। फिर रिकॉन्सिलेशन करने गए तो बजट प्रॉफिट पहले लिखा, पहले प्राइस वेरिएंस निकाला विच इज एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। वॉल्यूम वेरिएंस में प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस निकाला और वो आउटपुट का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से आएगा। और कॉस्ट वेरिएंस में कोई ब्रेकअप नहीं करेंगे प्राइस और वॉल्यूम में,
मतलब प्राइस और क्वांटिटी में, क्योंकि वो डिटेल्स नहीं है, सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे विच इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो वो ये है, सबको नेट करा तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो मैच भी हो गया, तो मतलब सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6A लीनियर प्रोग्रामिंग का। ये अच्छा क्वेश्चन में से एक आया है, मतलब इसमें काफी अपने को एग्जाम हॉल में हो सकता है हार्ड लगे। तो इसमें क्या है, 3 प्रोडक्ट है, उसका मैक्सिमम रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, टाइप 1 और टाइप 2 का वो बता रहा है, कितना कंजम्पशन होगा पर यूनिट का वो बता रहा है। फिर लेबर टाइम यहाँ पे यूनिक है, लेबर टाइम बोल रहे हैं 1 यूनिट ऑफ ए का ट्वाइस दैट ऑफ बी है एंड 3 टाइम्स दैट ऑफ सी है। तो इसका मतलब होगा एक ए इज इक्वल टू 2B और एक ए इज इक्वल टू 3C। तो सब ए के टर्म्स में कन्वर्टेबल है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर एक ए इज इक्वल टू 2B है तो बी इज इक्वल टू हाफ ए है, सी इज इक्वल टू 1/3 ए है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और बोल रहा है एंटायर लेबर फोर्स ऑफ द फर्म कैन प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ऑफ 3000 यूनिट्स। इक्विवेलेंट ऑफ विच प्रोडक्ट ये नहीं बोला, तो ऊपर का लाइन से समझ में आ रहा है सब कुछ 1 यूनिट ऑफ ए के टर्म्स में बता रहा है, तो इक्विवेलेंट ऑफ ए ही होगा। यहाँ पे मैंने इसे लिखा हुआ है ऑफ ए, ये अज्यूम करा जा सकता है, तो उसका 3000 यूनिट्स है। तो इसको अपने कॉस्ट कार्ड या जो टेबल बनाते हैं, कॉस्ट कार्ड नहीं टेबल जो बनाते हैं, उसमें कैसे सजाएंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे मटेरियल 1 और 2 का जैसे दिया हुआ ना, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में क्या लगेगा 3, 4, 5, उस तरह से अपने को आवर पर यूनिट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट टर्म्स सजाना पड़ेगा। तो अगर ए का 1 है तो बी का क्या होगा, बी इज इक्वल टू A/2 हो रहा है, तो ये 1/2 ऑफ ए आ जाएगा। तो ए अगर 1 है तो बी में हाफ हो जाएगा, सी में क्या होगा 1/3 ऑफ ए आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से यू कैन से आवर पर यूनिट आपका 1, 1/2 और 1/3 हो जाएगा। इस तरह से आवर पर यूनिट 1, 1/2 और 1/3 हो जाएगा। आगे बढ़ो। द मिनिमम डिमांड ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स इज 600, 650 एंड 500 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। सो मिनिमम डिमांड दिया हुआ है, मैक्सिमम नहीं। और रेशियो ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फिर से दिया हुआ है ABC का 2, 3, 4। तो इसका मतलब भी थोड़ा सा डिराइव करना है, इसको एक क्वेश्चन में कैसे डालेंगे। तो ये अगर आपको रेशियो कभी पढ़ा हुआ याद आता है तो यू कैन राइट दिस एज A/B is equal to 2:3, B/C is equal to 3:4। सो अकॉर्डिंगली इससे क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब हुआ A/B is equal to 2/3, B/C equal to 3/4। तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। फिर प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है 50, 50 और 80। फिर डेवलप करने बोल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो इसमें ट्विस्ट है, अब एग्जाम में क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा तो जितना आता उतना करेंगे, स्टेप मार्किंग जो मिलेगा मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे सजाएंगे, देखो यहाँ पर आ जाओ। तो आपको दिया हुआ है टेबल में मटेरियल दिया हुआ 1, 2, मिनिमम डिमांड आपको बोल दिया है, ध्यान देना मिनिमम है। रेशियो प्रोडक्शन 2, 3, 4 है, तो अगर ये तीनों का यूनिट्स एक्स वाई जेड मान लिया जाए तो x/y इज इक्वल टू 2/3, y/z इक्वल टू 3/4। यहाँ से ये मैं बना लिया। तो ये भी इक्वेशन की तरह ही काम करेगा, दो अलग अलग कॉन्स्टेंट बन गया आपका। और लेबर का मैंने क्या बोला, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c है, तो b इक्वल टू हाफ a, c इक्वल टू 1/3 a से a का वैल्यू अगर 1 माने तो b का वैल्यू हाफ, c का वैल्यू 1/3 और सब मिला के 3000 इक्विवेलेंट यूनिट्स है। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स a के टर्म्स में आएगा, बिकॉज a के टर्म्स में सब बता रहा है। अब बस फॉर्मुलेट कर लो, ऑब्जेक्टिव इज मैक्स z इक्वल टू 50x प्लस 50y प्लस 80z सब्जेक्ट टू मटेरियल 1 का 3x प्लस 4y प्लस 5z लेस देन इक्वल टू 5000, मटेरियल 2 का 5x प्लस 3y प्लस 5z लेस देन इक्वल टू 7500। डिमांड का x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम है 600, y ग्रेटर देन इक्वल टू 650, z ग्रेटर देन इक्वल टू 500। फिर लेबर का देखो x प्लस हाफ y प्लस 1/3 z। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऐसे ही कन्वर्ट होगा ना, जितना तीनों का यूनिट्स है उसका 1/3 में लाएंगे, उसको हाफ में लाएंगे और a का जितना वैसे ही रख देंगे, तो सब लेस देन इक्वल टू 3000 आ जाएगा। और फिर प्रोडक्शन का रेशियो जो है x/y इक्वल टू 2/3 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बना सकते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। वैसे ही y/z इक्वल टू 3/4 है, तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन नेगेटिव असम्पशन है x/y/z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हल्के में लेने का नहीं था। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन आया, जिसमें आपको बोल रहा है कि इतना ट्रक्स अवेलेबल है 4 साइट पर और कितना कस्टमर्स है, 3 कस्टमर है, उनके लिए रिक्वायर्ड बता रहा है। ये है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, इनिशियल सॉल्यूशन एज पर वैम पता करना है। तो पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी चेक किया, तो देखा अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस करने के लिए डमी कस्टमर डाला, 2 रिक्वायरमेंट के साथ कॉस्ट 0 कर दिया, और फिर इनिशियल सॉल्यूशन का मैट्रिक्स बनाकर सॉल्व किया। तो इसमें अपने से सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा क्या इसमें टेक्निकल चीज है। बहुत सारे टाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो टाई जहां हो रहे हैं मैंने रेड डॉट्स लगाया है। तो जैसे 4-4 में टाई हुआ तो अंदर जाना है, फिर लीस्ट खोजना है, लीस्ट में 0 मिला तो फिर उसमें टाई हुआ, तो उन दोनों में जो हाईएस्ट जहाँ पे जा सकता है वो लेना है। बट फिर क्या देखा कि दोनों 0 में सेम ही जा रहा है, तो कोई एक सिलेक्ट कर लिया, और ऐसे फिर एक सिलेक्ट करके वहाँ एलोकेशन करके फिर स्ट्राइक ऑफ करके नेक्स्ट में आए, तो फिर बाद में टाई हुआ। तो जैसे 4 में टाई हुआ तो 4 में जो फिर हाईएस्ट वाला जहाँ जा सकता है उसको डाला। ऐसे करते करते जब पूरा सॉल्व किया तो ये सोल्यूशन बन के आया और ये डिजेनरेट भी हो गया, राइट।
तो इसको आप अपने से सॉल्व करके भी एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी के लिए मैं ये सॉल्यूशन आपको दिखा दिया। नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्ट का क्वेश्चन पूछा है, विच इज योर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 7A, विच इज योर गेम थ्योरी का क्वेश्चन। तो गेम थ्योरी में इसको पहले नॉर्मली सॉल्व करने गए मैक्सिमिन और मिनीमैक्स से, तो क्या हुआ कि वो मैच नहीं हुआ, उसका जो वैल्यू ऑफ गेम है तो मैच नहीं हुआ, तो ये प्योर स्ट्रेटजी नहीं है, मिक्स स्ट्रेटजी है। मिक्स स्ट्रेटजी के लिए 2x2 चाहिए, तो रूल ऑफ डोमिनेंस लगाकर इसको रिड्यूस करते गए। तो पहले मैंने C2 और C4 को रिड्यूस किया, C2 बोल लो या फिर B2 B4 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। B2 का वैल्यू ग्रेटर देन B4 है। ध्यान क्या रखना, कॉलम वाइज जब जाते हैं तो आपको जो हायर है उसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये प्लेयर लॉस प्लेयर है, तो ज्यादा लॉस क्यों खेलेगा, तो लॉस जहां हायर है उसको एलिमिनेट कर दिया। B2 हायर लग रहा था B4 से, तो मैंने B2 को हटा दिया। और फिर बाद में प्रॉफिट प्लेयर के पास गए, तो प्रॉफिट प्लेयर रो में खेल रहे हैं, तो वो कम प्रॉफिट को क्यों खेलेगा, तो जो लोअर दिखा मेरे को मैंने उसको हटा दिया। ऐसे करते करते जो 2x2 मैट्रिक्स आया वो सामने में ले आया, और फिर उधर वापस वो लगा के देखा मैक्सिमिन मिनिमैक्स, तो फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर से मिक्स स्ट्रेटजी खेलने गया और ऑड्स मेथड के हिसाब से प्रोबेबिलिटी लगा दिया। ठीक है, ऑड्स मेथड के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर प्लेइंग विद A1, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ए का A1 का निकाल रहे हैं तो 15 माइनस 10 करेंगे, और फिर डिवाइडेड बाई करेंगे क्रॉस वाला 25 प्लस 15 माइनस 5 इंटू 10। तो आप देखिए ये A1 का आ गया, तो A2 A1 के बाद A2 नहीं है, A4 है, तो A4 का क्या होगा 1 माइनस A1 का प्रोबेबिलिटी। वैसे ही B का करा, B में B3 चूज करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 15 माइनस 5 अपोजिट साइड वाला डिवाइडेड बाई 25 माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। सॉल्व करके B3 का वैल्यू आया, तो B4 का क्या होगा 1 माइनस 2/5 करके B4 आ जाएगा। So what will be the value of the game? It is the expected value, which is 25 into 1/5 plus 5 into 4/5, as 25 into 1/5 plus 10 into 4/5। तो यहाँ पे ऐसे प्रोबेबिलिटी लिख लेने से ये क्लियर हो जाता है क्या होगा। तो यहाँ पर 25 into 1/5 प्लस 10 into 4/5 करके एक आंसर आ गया। अब ये चीज आप इधर से भी कर सकते थे, 5 into 1/5 प्लस 15 into 4/5, तो उससे भी सेम आंसर ही आता। और इधर से भी नीचे से भी करोगे, अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा दोगे आप 2/5 और 3/5, तो 2/5 इंटू 10 प्लस 3/5 इंटू 15 करिए, तो वही सेम ही आंसर आएगा, हर तरह से सेम आंसर आएगा। आंसर है 13। तो दिस इज गेम थ्योरी का क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन। इसमें टीओ टीएम टीपी आपको दिया हुआ है, तो मैंने यहीं पे कॉलम बना के टी निकाल लिया, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है, टीओ प्लस 4 टीएम प्लस टीपी बाई 6, और एस डी भी निकाल लिया, टीपी माइनस टीओ बाई 6 करके ये निकाल दिया। फिर आपको नेटवर्क डायग्राम के लिए जो एक्टिविटीज दिया हुआ, हमेशा ध्यान रखना पहले छोटा सा रफ में नेटवर्क डायग्राम बनाओ, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 5 बोल रहा है तो 2 5 डालो, 2 6 बोल रहा है तो 2 6 डालो, फिर 3 6 बोल रहा है तो अब नहीं समझ में आया, तो ऐसे आपको थोड़ा चेंज कर करके देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। फिर 3 6 किया, फिर आपने 4 7 किया, फिर आपने 5 7 किया, मान लो ऐसे किया, फिर 6 7 किया, तो ऐसे बन गया रफली। अब इसको बड़ा करना है, ठीक है। तो डेवलप करो नेटवर्क क्लियरली शोइंग ईएसटी एंड एलएसटी ऑफ ईच एक्टिविटी। तो ईएसटी तो हम लोग उसमें निकाल लेते हैं अपना नेटवर्क डायग्राम से ही, बट एलएसटी के लिए तो कॉलम बनाना पड़ेगा। समझ गया क्या, एलएसटी के लिए एलएफ क्या करते हैं, ईएस एलएफटी माइनस ड्यूरेशन करते हैं। तो एनीवे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाया, वो गोला वाला बड़ा वाला, देखो मैंने यहाँ पे सब बनाया, फिर उसमें एक्टिविटी पे टीई का जो वैल्यूज था वो लिखा, फिर ई और एल का वैल्यूज यहाँ पे अंदर में फिल कर दिया। तो ई क्या है यहाँ पे जो होता है, ये ईएसटी होता है, बट ये जो एल जो है ये एलएफटी होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है एलएसटी निकालो, तो एलएसटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलएफटी माइनस ड्यूरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलएफटी माइनस ड्यूरेशन, अब हर एक्टिविटी का ये देखो यहाँ पर हम लोग को एलएफटी लिखना पड़ेगा, फिर एलएफटी से एलएसटी आएगा। तो एक टेबल मैंने बनाने का यहाँ पे लापरवाही किया है, आप एडजस्ट करिए जिससे थोड़ा सा टाइम मेरा बचे। बीच में आपका बहुत टाइम खाया मैंने अपने दिल की बात बताकर, तो अभी यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं। तो एलएफटी क्या होगा, एलएफटी कैसे देखते हैं, फिनिश टाइम के लिए ना चेक करते हैं हेड इवेंट। क्या चेक करते हैं, हेड इवेंट, मतलब ये होता है टेल और ये होता है हेड। टेल से हम लोग हेड में जाते हैं, है ना, तीर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तीर माथा में डालते हैं, ऐसे समझाया था। तीर 1 2 एक तीर है, एरो है, तो एरो हेड में घुसा देते हैं। तो हेड में जा रहे हैं, तो हेड पे जाके फिनिश हो रहा है, तो चेक हेड इवेंट का एल। क्या करना है, हेड इवेंट का एल चेक करना है, चेक हेड इवेंट का एल। तो ई और एल मैंने यहाँ पे निकाल दिया है सब। ये वर्किंग कैसे किया है अगर आपको वो सीखना है तो करना क्या होता है, पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ। नेटवर्क डायग्राम बनाया, फिर टी का वैल्यू लिख दिया,
फिर ई का वैल्यू 0 लेके ऐड करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, बट ऑर्डर में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में जाते हैं, ऐसे रैंडम नहीं जाते 1 2 के बाद 5 में चले जाओ, 1 के बाद 2 में गए तो 0 प्लस 7 से 7 आया, 2 के बाद 3 में गए तो 0 प्लस 6 से 6 आया, 3 के बाद 4 में गए 0 प्लस 14 से 14 आया, फिर 4 के बाद 5 में जाएंगे तो 7 प्लस 5 से 12 आया, 5 के बाद 6 में जाएंगे, बट कोई भी जगह दो रास्ता है तो हाईएस्ट वाला चुनेंगे, तो 7 प्लस 11 से 18 आया, 6 प्लस 7 से 13 आया, तो हाईएस्ट वाला 18 लिया, फिर 6 के बाद 7 में जाएंगे तो 7 माने का 3 रास्ता है, तो जो हाईएस्ट देगा वो, 18 प्लस 18 से हाईएस्ट आ रहा है 36, फिर लास्ट वाले के लिए 36 को कॉपी किया और रिवर्स जाना है, 36 माइनस 18 करके 18 आया, 6 से 5, 36 माइनस 4 करके 32 आया, 5 से फिर 4, 36 माइनस 11 करके 25 आया, 4 के बाद 3, 18 माइनस 7 करके 11 आया, 3 के बाद 2, 18 माइनस 11 करके फिर 7 आया, 2 के बाद 1, 7 माइनस 7 करके 0 आया। ठीक है, सो प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम अगर हम लोग को बनाना है तो ऐसे ई और एल बन गया, और फिर आपको रिवर्स आते समय ये ध्यान रखना है कि हम लोग को शॉर्टेस्ट लेना है, जब ई का वैल्यू निकाल रहे हैं तो फॉरवर्ड जाते हैं, एल का वैल्यू लेते हैं तो बैकवर्ड आते हैं, आते समय शॉर्टेस्ट लेना है, जाते समय लॉन्गेस्ट लेना है। सो वंस यू गेट दिस ईएसटी एंड एलएफटी हियर, यू कैन यूज दिस एलएफटी टू फाइंड आउट एलएसटी। तो क्वेश्चन में एलएसटी मांगा है तो उसके लिए मैंने दो कॉलम जैसे बनाया हुआ एलएफटी और एलएसटी, तो एलएफटी के लिए चेक करेंगे हम लोग हेड इवेंट, ठीक है, हेड इवेंट का एल चेक करेंगे, तो 2 का एल का वैल्यू क्या है, 2 का एल का वैल्यू क्या है वो देखो, 2 का एल का वैल्यू क्या है 7 है, नीचे वाला एल मतलब नीचे वाला 7, फिर 3 का क्या 11 है, 4 का क्या 25 है, तो ये वैल्यूज चाहिए हमको 7 11 25, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 4 है ना, 7 11 25, 2 3 4 है बोलकर 7 11 25, अब इसी से एलएसटी आ जाएगा, एलएसटी कैसे आएगा, एलएफटी माइनस डी, डी मतलब टी को डी मानेंगे, डी माने ड्यूरेशन, तो 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 6 इज 7, 25 माइनस 14 इज 11, समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे भी वैसे ही करो, 5 का क्या होगा 5 6 6 7 7 7, तो 5 में क्या था, 5 में था 32, फिर 18 और फिर 36, तो 32 18 36 के हिसाब से आ जाएगा 32 18 36, और एलएसटी क्या होगा, इसमें से ड्यूरेशन माइनस करिए, 32 माइनस 5 करके 27, 18 माइनस 11 करके 7, 18 माइनस 7 करके 11, 36 माइनस 11 करके 25, 36 माइनस 4 करके 32, 36 माइनस 18 करके 18, ओके। सो एलएसटी वाला काम हो गया, ईएसटी ऑलरेडी हम लोग नेटवर्क डायग्राम में निकाल चुके हैं, बट ईएसटी को भी प्रेफरेबली एक टेबल में एग्जाम में सजाना है, मतलब एग्जाम में पूरा मार्क्स चाहिए तो ईएसटी को भी अपने को यहाँ टेबल में सजाना पड़ेगा, तो 1 का ईएसटी 0 ही होता है, अर्लीस्ट 1 का क्या होगा 0 ही होगा, ये सब एग्जाम में एक टेबल बना के करना है, मैं अभी आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो एलएसटी आ गया, ईएसटी 0 0 0 आ गया, तो ईएसटी के लिए क्या चेक करेंगे, चेक करते हैं हम लोग टेल इवेंट, टेल इवेंट क्या है, जैसे ये टेल से हेड ऐसे लिख लेते हैं ना, तो ये 1 1 1 टेल है, तो 2 3 4 जो है वो हेड है, तो 1 का वैल्यू 0 होता है, ई का ये हमको पता है इसलिए हम 0 0 0 डाल दिए। अब यहाँ पर ईएसटी क्या होगा, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का आपको ई का वैल्यू देखना है, तो 2 3 4 5 6 में ई का वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 6 में ई का वैल्यू क्या है, 2 में है 7, 3 में है 6, 4 में है 14, 7 6 14, 7 6 14, 7 7 6 14, और 5 और 6 में क्या है, 5 में है 12 और 6 में 18, तो 12 और 18, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। हम लोग हड़बड़ में करते हैं ना, कुछ एक दो चीज छोड़ भी आते हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ जब पूरा जो मांगा है वो आपने ठीक से आइडेंटिफाई करके सब प्रेजेंट कर दिया। अब क्रिटिकल पाथ पूछा है तो वो जहां पे ये इक्वल है उसको जोड़ के निकल जाएगा, उसका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन पूछा है तो जो लास्ट वाला 36 आया वही है, प्रोबेबिलिटी पूछा है प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 38 वीक्स, तो इसको करने के लिए z का वैल्यूज चाहिए तो इसमें से कुछ यूज होगा, तो आपको देखो समझा देते हैं कैसे करना है। तो क्रिटिकल पाथ आ गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ गया, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है 38 वीक्स में, तो इसके लिए हम लोग को x का वैल्यू z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए x बार बाई x बार और sd चाहिए, तो x बार इज द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, इसको x बार बोलते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ sd ऑफ क्रिटिकल पाथ अपने को चाहिए, sd ऑफ क्रिटिकल पाथ के लिए वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ का स्क्वायर रूट करेंगे, तो वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ कैसे आएगा, वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज को जोड़कर। अब यहाँ पर जो हमने क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई किया है वो है 1 2 2 6 और 6 7,
तो 3 एक्टिविटी है 1 2 2 6 6 7। तो 1 2 2 6 6 7 का अब देखिए जो एस डी है वो क्या क्या है, वो है 2, यहाँ पे भी है 2 और यहाँ पे है 4। तो ये एस डी है, इन तीनों को नहीं जोड़ना है, तो वेरियंस को जोड़ना है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो वेरियंस को जोड़ना है, एसडी को नहीं जोड़ना है। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये तीनों को जोड़ा तो 24 आया, उसका रूट किया तो एसडी आया 4.898। यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, आप एसडी को जोड़ देते हैं हड़बड़ में। फिर z निकालना है, z इज इक्वल टू 38 माइनस 36 बाई 4.898। तो इससे z का वैल्यू आ गया 0.41। तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है 38 में, तो इसका मतलब पी ऑफ x वैल्यू लेस देन इक्वल टू 38, यानी एरिया ऑफ z वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.41। ऑलराइट, तो इससे हम लोगों का z का जो वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पर, हम उसको यूज करने गए तो ये 0.1591 है, मतलब ये डेफिनेटली बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0.41 का है। और हम लोग को चाहिए क्या, एरिया ऑफ z लेस देन 0.41 चाहिए, यानी कि हम लोगों को अगर डायग्राम बनाएं तो ये 0 है, ये 0.41 है, ये वाला पूरा एरिया चाहिए जिसमें ये इस तरफ का एरिया 0.5 होता है और ये वाला एरिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1591। तो आंसर होगा 0.5 प्लस 0.1591 यानी कि 0.6591, यानी 65.91% इज द आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ड्यूरेशन क्या होगा जिससे 95% चांस में कंप्लीट हो जाएगा। 95% चांस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको अब उल्टा सोचना है कि ये z का वैल्यू यहाँ पे 0 है अगर, तो z का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जिससे कि ये पूरा प्रोबेबिलिटी हम लोगों का 0.95 आ जाए, 0.5 प्लस समथिंग। तो ये z का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग z का वैल्यू आप मान लीजिए 1.65 है फॉर 0.95। तो 1.65 को मैंने सीधा यूज कर लिया और उससे जब एक इक्वेशन बना दिया कि z का वैल्यू ये है, तो x माइनस एस डी x माइनस टाइम ऑफ क्रिटिकल पाथ बाय एस डी ऑफ क्रिटिकल पाथ लेना है, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी, तो आंसर आ गया ये। हो गया, तो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो कर सकता है एकदम आराम से एग्जाम में। नेक्स्ट, ये हो गया 7 नंबर। फिर 8 नंबर द लास्ट क्वेश्चन, ये मैक्सिमा का आया। मैक्सिमा पता नहीं आप क्यों छोड़ के जाते हैं, बट वो हमेशा करने लायक आता है। और उसके साथ फोरकास्टिंग का जो क्वेश्चन है वो इस बार एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से आ गया, तो वो भी बहुत इजी होता है, अगर आप ठीक से प्रैक्टिस किए हो तो वही एक ही सम है, वही आता है। और इन दोनों को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। पहले यहाँ पे क्यू का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इससे पी का इक्वेशन निकाल देंगे हम लोग, फिर उसको लेकर सॉल्व किया जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट कोइंसाइड विद मैक्सिमम रेवेन्यू बोल रहा है, ऐसा कुछ क्लेम है, आपको बताने बोल रहा है कि बताओ ऐसा सही है क्या नहीं है। तो 2 बार सम करना पड़ेगा, एक बार मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, फिर एक बार मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। तो इसको लेकर मैंने क्या किया आप देखो, समझ लो एक बार। Q इज इक्वल टू दिस है, तो P का इक्वेशन निकाला, TC का वैल्यू दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, तो उसका इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैक्सिमाइज रेवेन्यू बोल रहा है, तो टीआर को मैक्सिमाइज करना है, टीआर इज पी इंटू क्यू, उसको सॉल्व करके डी डी क्यू ऑफ टीआर लिया, फिर डी डी क्यू ऑफ टीआर 0 किया, क्यू का वैल्यू आया, सेकंड ऑर्डर लिया तो वो नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमा हो गया है। तो मैक्स टीआर का वैल्यू निकाला और उसका क्वांटिटी है 150, अमाउंट है 67,500। फिर मैक्स प्रॉफिट करने गए, टीआर माइनस टीसी, टीआर इज 900 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर, टीसी इज 324 क्यू प्लस 1000, उसको पूरा यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे माइनस साइन से वो चेंज हो गया साइन, उसका ध्यान देना। फिर इसको सॉल्व करके z का वैल्यू बनाया, फिर z का डेरिवेटिव लिया, उसको 0 किया तो q का वैल्यू 96 आया, और डी स्क्वायर जेड बाई डी क्यू स्क्वायर करा तो फिर वो नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमा हो गया है। फिर मैक्सिमम z का जो वैल्यू है वो ये आ रहा है। तो इससे ये समझ में आया दोनों q का वैल्यू अलग होने के कारण कोइंसाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में लिख देना, 2 वर्ड मत लिखना। पर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का एक्चुअल पीरियड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और स्मूथिंग कोएफिशिएंट 0.1 है। और इसके भी पहले आपको अप्रैल का भी वैल्यू दिया हुआ है, फोरकास्टेड और एक्चुअल भी दिया हुआ है। तो आपको इसके भी पहले से जब दिया हुआ है तो वहीं से आपको शुरू कर देना चाहिए वर्किंग करना। क्वेश्चन में बोल रहा है फोरकास्टेड डिमांड हर पीरियड का बताओ, तो इसमें स्मूथनिंग मेथड का ना फॉर्मूला पहले याद रहना चाहिए। स्मूथनिंग मेथड में फोरकास्टेड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो है प्रीवियस वाला जो फोरकास्टेड वैल्यू था प्लस स्मूथनिंग कोएफिशिएंट इनटू जो फोरकास्ट एरर है प्रीवियस पीरियड का। फोरकास्ट एरर आता है एक्चुअल वैल्यू माइनस फोरकास्टेड वैल्यू से। तो हम अप्रैल का फोरकास्ट एरर जानते हैं, तो उससे अब मई का वैल्यू निकलेगा। तो मई का वैल्यू के लिए अप्रैल का फोरकास्ट वैल्यू चाहिए था, वो था 200, और अप्रैल का फोरकास्ट एरर चाहिए था 210 माइनस 200 करके आया इनटू स्मूथिंग कोएफिशिएंट, तो ये आ गया मई का वैल्यू। अब मई का ये फोरकास्टेड वैल्यू है, मई का एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 214। अगर आप क्वेश्चन को देखें टेबल में तो मई का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 214। तो ये 214 को यूज करके हम लोग फिर जून में चले गए। तो
जून का कैसे आएगा, प्रीवियस मंथ का फोरकास्टेड वैल्यू विच इज 201 इंटू अल्फा इज सेम इंटू एक्चुअल वैल्यू माइनस फोरकास्टेड वैल्यू इज 214 माइनस 201, लाइक दैट आपको हर मंथ का करते जाना। अंडरस्टूड? So this is about exponential smoothing and this is how we come to end of the solution of this paper. अब आपने अगर इस टर्म में एग्जाम दिया है और आप ये पेपर का भी एंड तक मेरे साथ पहुंचे हैं, तो प्लीज री-इवैल्यूएट योरसेल्फ एंड टेल मी इन कमेंट हाउ मच मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। और आप अगर आने वाले टर्म में एग्जाम देने वाले हो और ये पेपर सॉल्व खाली प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, तो आप फिर भी मुझे बताना कि आपसे कितना हुआ, और कमेंट में जरूर लिखो कि आपको क्या नया सीखने को मिला। और बीच में जो मैं अपनी बातें बताया दिल की, उसको थोड़ा सा भी समझना मैंने क्या बोला, किस इंटेंशन से बोला, और हो सके तो एसजेसी को अपना मानकर एज यूजुअल हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहना, जिससे कि एसजेसी जब तक सीएमए इंस्टीट्यूट चले तब तक चलता रहे, ऐसा कुछ हम कर पाए, ना कि जब तक सतीश सर पढ़ा रहे तब तक चलता रहे। जब तक सीएमए का नाम रहेगा तब तक एसजेसी में जान रहेगा, ऐसा कुछ हम लोग करना चाहते हैं, और वो आप लोगों के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अब आगे करियर के लिए चिंतित हैं कि मैं आगे करियर में कैसा करूं, तो एसजेसी में कांटेक्ट करें, सीएमए करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम के बारे में बात करें, और एक बहुत एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिससे आपका करियर में 4 चांद लग सकता है। आप एक नेक्स्ट लेवल में अपना स्पेशलाइजेशन ढूंढ कर अपना करियर बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें आने का प्रयास करें, और जब आप पास हो जाएं तो एसजेसी वेल्थ के पास पहुंचना ना भूलें, जहां पर वेल्थ रिलेटेड एजुकेशन आपको मिलेगा, कैसे आप जनरेशंस के लिए वेल्थ बना सकते हैं। राइट, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। वी विल कंटिन्यू टॉकिंग इन वेरियस फॉर्म्स। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।